आपके लिए जैसे जर्नी था ना, आपको बीट सेक्सुअलिटी को लेके, बीट खेल को लेके, आपने हर जगह फाइट किया है। मैं गरीबी को फाइट किया बचपन में, और खेल में रूल को लेके फाइट किया, और पर्सनल लाइफ में भी मेरा रिलेशन को लेके फाइट किया। इसलिए किया कि इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। मुझे याद है घर में एक वक्त खाना थे तो दूसरा के लिए खाना नहीं रहता था। रूरल एरिया में थी तो आसपास में कोई ग्राउंड भी नहीं था, कोई कोच भी नहीं थे। स्पोर्ट्स में एक्चुअल क्या क्या ट्रेनिंग होता है मुझे उस टाइम में मालूम नहीं था। लेकिन मेरी मम्मी ने कहा स्पोर्ट्स में जीतने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा। मैं बोला कि मुझे रनिंग करना पड़ेगा, मुझे दौड़ना पड़ेगा। तो फिर बोला ठीक है, घर में आसपास तो कोई ग्राउंड नहीं है, तू जाओ नदी के किनारे में रनिंग करो, क्योंकि हमारे घर के पास ब्राह्मणी नदी है। घर को जब मांगा कि मामा मुझे पैसा कुछ दो मैं बस में जाने के लिए, बोला मेरे पास पैसा नहीं है। फिर मम्मी ने बोला कि मेरे पास 5 रुपया है, मैं दे रहा हूँ, तो चले जा भुवनेश्वर। तो फिर मैंने बस पकड़ के भुवनेश्वर चले गई। तो फिर स्पोर्ट्स हॉस्टल में रह के 4 महीने के अंदर मैंने इतना मेहनत किया, इतना अच्छा प्रदर्शन किया। 2007 में बिहार पटना में हुआ था ईस्ट जोन जूनियर लेवल में, उसमें मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया पहली बार। 2016 में पहली बार मैंने सीनियर इंटरनेशनल लेवल में पार्टिसिपेट किया, जो रियो ओलंपिक खेला मैंने। मतलब जूनियर होकर ओलंपिक को मैंने क्वालिफाई किया था। तो वही मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट था मेरे फ्यूचर में। एक स्पोर्ट्स पर्सन का सबका सपना होता है कि ओलंपिक खेलना है। तो इसी को मैंने जब पार्टिसिपेट किया कि मैंने जो सपना देखा था बचपन में वो पूरा हुआ। और रिलेशन को लेकर रिलेशन सब करते हैं, किसके साथ कोई ना किसी का रिलेशन रहता है। कोई कुत्ता को ज्यादा प्यार करते तो कुत्ता को साथ में रखते हैं, तो हम जिसको ज्यादा प्यार करते इसको साथ रहने के लिए मन करता है। तो इसको लेके इतना कंट्रोवर्सी हुआ, मेरे को बदनाम करा गया। बिकॉज हम 2025 में हैं, अभी भी किसी के लिए बोलना है कि आई एम लेस्बियन, इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट। जब आप सेम सेक्स की तरफ बात करते हो तो लोग बोलते हैं ये एक बीमारी है, तुम्हारी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। क्या आपको भी ये सब चीजें बोला गया था? मैंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम के लिए सिलेक्ट हुई थी। टीम जाने से 3 दिन से पहले मुझे मना किया कि तुम खेल नहीं सकते हो। मैं जब पूछने लगा कि मैं क्यों नहीं खेल पाऊंगी, मेरा क्या दिक्कत है, मुझे नहीं बोल के पब्लिक को, मीडिया को अनाउंसमेंट कर दिया कि दूसरी टीमें इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि वो मैन नहीं है, वो मैन है, क्योंकि इसका ब्लड में हम पाया गया कि वो जेंडर इसका मेल है। मेरा उस टाइम में तो सोशल मीडिया में कोई भी फोटो पोस्ट होता था, लोग वही नेगेटिव कमेंट देते, गाली वाली कुछ भी गाली देते, तू लड़की है नहीं है, तू लड़का है, छुप छुप के लड़की के साथ खेल रहा था। मुझे याद है 1 महीना तो मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। आपके टाइम में जब ये हुआ, आपको कभी ये लगा कि मैं लड़की हूँ इसलिए ये ज्यादा हो रहा है? हाँ, इसलिए तो ज्यादा हुआ था, क्योंकि कोर्स में अब लड़के लोग का कोई टेस्ट नहीं होता है, लेकिन लड़की लोग को 3 टेस्ट देना पड़ता है। कभी पूरी तरह से फिजिकल का भी टेस्ट दो, बहुत सारा टेस्टिंग रहता है। तो उस टाइम में लड़की हुआ इसलिए इतना सारा फेस करने लगा। मुझे इससे अभी एक फील आ रहा है जैसे महाभारत में हुआ था ना, इट इज लाइक ए फाइट। गवर्नमेंट ने उस टाइम में बोले कि आप केस मत लड़ो, क्लास 1 में आपको जॉब दे देंगे, आप जॉब करो और खेल छोड़ दो। मैंने उस टाइम बोला था मुझे जॉब नहीं चाहिए, मुझे खेल चाहिए। अगर स्ट्रगल एक नाम होता तो वो द्युति चांद होता। इंडिया की फास्टेस्ट स्प्रिंटर, एक ऐसी एथलीट जिन्होंने सिर्फ ट्रैक पे नहीं बल्कि सोसाइटी के अगेंस्ट भी एक रेस जीती है। उड़ीसा के एक छोटे से गांव से आई, दुनिया की सबसे बड़ी स्टेडियम तक पहुंची। ये है द्युति चांद की कहानी। पर ये सफ़र सिर्फ मेडल्स का नहीं था, ये सफ़र था बैंस, स्ट्रगल्स और एक दुनिया के खिलाफ जो उनको लड़ना पड़ा। दुनिया ने सवाल किया उनके जेंडर को लेके, दुनिया ने उनको बैन किया और उन्हें दुनिया को जवाब देना था, अपने स्पीड से, अपनी हिम्मत से। और जब द्युति मैम ने ओपनली अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट की थी तो ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि हर LGBTQ कम्युनिटी के पर्सन का एक हिस्टोरिक मोमेंट था। एक लड़की जो सिर्फ रेस नहीं जीती है पर दुनिया के माइंडसेट बदल दी। और आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे about marriage, about relationship, about LGBTQ rights, about transgender acceptance, sports, politics, and unke life. Let's start this podcast. Before we start this episode, I want to say thank you so much from bottom of my heart for being here. अगर आप यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं एंड आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छा लगे, then kindly do follow The Jerry Show. And it will help me to reach more and more people, impact more and more lives, and more than this, I can bring more and more people to my show to inspire you, to help you create a better life. Thank you so much, and let's begin the show. Dhyuti ma'am, welcome to The Jerry Show. Thank you. How are you? अच्छे? मैं पॉडकास्ट में क्वेश्चनिंग में जाने से पहले आपको ये पूछना चाहूँगी, जर्नी की शुरुआत जब हुआ ना, ऑब्वियसली आप जो जिस फैमिली से आते हैं, आपके फैमिली इतनी बड़ी थी एंड स्ट्रगल्स था, आपको कभी लगा था आप इतने तक जर्नी में आ पाएंगे? किससे था जर्नी? जर्नी तो बहुत स्ट्रगल था मेरी लाइफ में। मैंने सोचा नहीं था कि इसी गरीब फैमिली से मैं एक दिन स्पोर्ट्स पर्सन बनूंगी और देश विदेश में मैं नाम कमाऊंगी। परिवार तो बहुत गरीबी थे बचपन में,
मेरी फैमिली में 6 सिस्टर 1 ब्रदर और मम्मी डैडी को मिला के टोटल 9 मेंबर और बहुत बड़ी परिवार है हमारा। और बड़ी परिवार में पापा का जो कमाई बहुत कम ही था क्योंकि 5 रुपया पर मंथ कमाई थी। माय गॉड। और इसी 5 रुपया में इतनी बड़ी फैमिली को संभालना और बच्चों को अच्छा खाना खिलाना पढ़ाना लिखना इतना आसान नहीं था उस टाइम में। मुझे याद है घर में एक वक्त खाने थे तो दूसरा वक्त के लिए खाना नहीं रहता था। तो हम जब स्कूल जाते थे पढ़ाई पढ़ाई करने के लिए एक साथ में पेन खरीद करने के लिए भी पैसा नहीं था। तो ऐसे पहला क्लास पढ़ाई किया, दूसरा क्लास पढ़ाई किया, तो तीसरा क्लास पढ़ाई करने के लिए जो बुक वगैरह चाहिए किताब चाहिए वो मम्मी मुझे दे नहीं पा रही थी उस टाइम में। वो मुझे मना किया कि तू पढ़ाई बंद कर दे उस टाइम में। लेकिन उस टाइम में मैं स्कूल में जो एनुअल स्पोर्ट्स होता था उसी में अच्छा प्रदर्शन किया था मैंने। तो हमारा स्कूल में एक रूल बनाया था हेड टीचर ने कि कोई भी मतलब स्टूडेंट जो एनुअल स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन करेगा चैंपियन बनेगा इसको पूरी साल की पढ़ाई हम फ्री करा देंगे। मतलब किताब पेन जो भी होगा हम कॉलेज मतलब स्कूल की तरफ से आपको गिफ्ट में दिया जाएगा। तो मैं इस बात को लेके मैं मम्मी के पास बोला कि स्कूल में ऐसा ऐसा बोल रहे अब मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ और खेल में भी करना चाहती हूँ। तो मम्मी ने बोला ठीक है तुम खेलना चाहते हो खेल के साथ साथ पढ़ाई भी करना चाहते हो तो करो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर के तरफ से मैं कोई भी किताब वगैरह वो बुक वगैरह मैं खरीद करके तुझे नहीं दे पाऊँगी। तो फिर मैंने स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स में चैंपियन होने के लिए मैंने मेहनत करना शुरू किया। रूरल एरिया में थी तो आसपास में कोई ग्राउंड भी नहीं था, कोई कोच भी नहीं थे। स्पोर्ट्स में एक्चुअल क्या क्या ट्रेनिंग होता है मुझे उस टाइम में मालूम नहीं था। लेकिन ये मेरी मम्मी ने कहा कि स्पोर्ट्स में जीतने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा। मैं बोला कि मुझे रनिंग करना पड़ेगा, मतलब दौड़ना पड़ेगा। तो फिर बोला ठीक है घर में आसपास तो कोई ग्राउंड नहीं है तो जाओ नदी के किनारे में रनिंग करो, क्योंकि हमारे घर के पास ब्राह्मणी नदी है और बहुत लंबी नदी है। तो इसलिए मैं जाके नदी के किनारे में बालू में रनिंग शुरुआत की मैंने। तो बालू में रनिंग करके धीरे धीरे मैं रोड में रनिंग करना शुरू किया। तो ऐसे धीरे धीरे करके तीसरा क्लास में मैंने एनुअल स्पोर्ट्स में चैंपियन हुआ। तो चैंपियन होने के बाद मुझे सारा किताब मिल गया 1 साल की पढ़ाई करने के लिए। तो इसी को पाने के लिए हर साल मुझे रनिंग करना पड़ा। तो धीरे धीरे रनिंग करने से मेरा परफॉर्मेंस तरह इम्प्रूवमेंट हुआ। तो फिर मैंने सपना में आया कि नहीं मैं स्पोर्ट्स को मेरा कैरियर रूप से हिसाब से देखेंगे तो फ्यूचर में अच्छा प्रदर्शन कर पाऊँगी। जो शुरुआत वहाँ से हुआ था कि पढ़ाई करना है इसलिए रनिंग करना है। जी। एंड जब आप पहली बार आपको वो अपॉर्चुनिटी मिला टू प्रेजेंट इन नेशनल फील्ड देन इंटरनेशनल, आपको कैसा लगा जब नेशनली वो फीलिंग क्या थी? मैं तो 6 क्लास तक तो मैंने उड़ीसा में मतलब पढ़ाई की और पढ़ाई के साथ साथ खेल भी की। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्लॉक तरफ से खेला मैंने और नेशनल में 2006 में पहली बार मैंने गया था स्कूल नेशनल खेलने के लिए। मुंबई में हुआ था। तो मुंबई तो बहुत बड़ा सिटी है। हाँ। मैं कभी गया नहीं था और जब टीम के साथ गया मुझे शायद ही 2 दिन लगा था पहुंचने के लिए, क्योंकि 36 आवर लगा था मुंबई पहुंचने के लिए। बच्ची भी थी अंदर में, डर भी था, नर्वस भी थी कि परफॉर्मेंस कैसे करूँगी क्या करूँगी, इतना बड़े बड़े प्लेयर लोग आएंगे दूसरा स्टेट से। तो नर्वस थी फिर भी मैं इनके साथ फाइट किया, लेकिन इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं की थी मैंने। मतलब फाइनल में मैं 4th हो गई थी। लेकिन उस दिन मुझे याद है मैं तो उस दिन वो ट्रैक में जब रनिंग की थी उसी ट्रैक को मैंने पकड़ के शपथ लिया कि आज मैंने बिना मेडल में वापस जा रही हूँ, लेकिन एक दिन आएगा मैं पूरी तरह से गोल्ड मेडल हासिल करके लेके जाऊँगी। तो फिर वापस आने के बाद स्पोर्ट्स हॉस्टल में मुझे इंटरव्यू देने के लिए लेटर आया स्कूल को। तो स्कूल वालों ने, हमारे जो टीचर थे मल्लिक सर ने करके, उन्होंने बताया कि तेरा जो परफॉर्मेंस इतना अच्छा किया है तो हमारा जो गवर्नमेंट के जयदेव बिहार में कलिंग स्टेडियम में स्पोर्ट्स हॉस्टल है वहाँ से लेटर आया है कि तुझे जाके इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू देने से इंटरव्यू तू पास हो जाएगी तो तुझे रहने खाने के साथ ट्रेनिंग भी फ्री मिलेगा, पढ़ाई भी फ्री होगा। तू जाएगी क्या? मुझे बोला हाँ मैं जाऊँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो फिर 2006 में जून में मैंने जाके स्पोर्ट्स हॉस्टल में ज्वाइनिंग किया, मतलब इंटरव्यू दिया। तो इंटरव्यू मैंने सारा जो फिजिकल एक्सरसाइज था इन लोग का एग्ज़ाम मैंने पास हो गया, फिजिकली और थियोरेटिव भी पास हो गया मैंने। पास होने के बाद 10 दिन के अंदर उन्होंने लेटर भेजा कि तुम सिलेक्शन हो गया, तुम आके ज्वाइनिंग करो। तो फिर घर वालों को मैंने पूछा मम्मी डैडी को कि मेरा चिट्ठी ऐसा आया है स्पोर्ट्स हॉस्टल में रहने का, मैं जाऊँ क्या? तो मम्मी ने खुश हो गया, बोला मैं तो चाहती थी तू कहीं पे चला जा, क्योंकि इतना बड़ी फैमिली है, खाना पीने के लिए नहीं हो रहा, दिक्कत हो रहा है, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हो, तो गवर्नमेंट की तरफ से तुझे मुफ्त में मिल रहा है तो तू चले जा। तो फिर जाने के लिए मतलब जाजपुर से भुवनेश्वर जाने के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं था। घर को जब मांगा कि मामा मुझे पैसा कुछ दो मैं बस में जाने के लिए, बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तू जैसे जाना है तो चले जा। तो फिर मैंने सबको मांगा कि मुझे कुछ पैसा दो, कोई देने के लिए तैयार नहीं थे। फिर मम्मी ने बोला कि मेरे पास 5 रुपया है मैं दे रहा हूँ तो चले जा भुवनेश्वर।
तो फिर मैंने बस पकड़ के भुवनेश्वर चले गई। तो भुवनेश्वर में स्पोर्ट्स हॉस्टल में जाके ज्वाइन किया। तो फिर स्पोर्ट्स हॉस्टल में रह के 4 महीने के अंदर मैंने इतना मेहनत किया, इतना अच्छा प्रदर्शन किया। 2007 में बिहार पटना में हुआ था ईस्ट जोन जूनियर लेवल में, उसमें मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया पहली बार। तो बहुत खुश लगा, क्योंकि जो मेहनत की थी, जो मन में सपना था कि मुझे नेशनल लेवल में मेडल जीतना है, तो पहली बार मैंने मेडल जीता। फिर धीरे धीरे नेक्स्ट एक के बाद एक अच्छा प्रदर्शन की, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया मैंने। मैं ये जानना चाहूँगी, वो जो बच्ची थी जब उसको भुवनेश्वर आना था, लाइक द जूनियर द्युति चांद, एंड जब पेरेंट्स की वो सपोर्ट नहीं मिली बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, क्या आपके दिमाग में अब तब क्या चल रहा था? बिकॉज आपके पास अपॉर्चुनिटी था और फैमिली की सपोर्ट वो चाहते हुए भी नहीं कर पाते थे बिकॉज उनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स था, तो आपके दिमाग में तब क्या चलता था? मेरे मन में तो वही चल रहा था कि मेरे पास तो टैलेंट है, मैं खेलना चाहती हूँ, लेकिन फाइनेंशियल नहीं है, क्योंकि पाँव में पहनने के लिए शू नहीं था, खाना नहीं था, कपड़े भी नहीं थे। फिर भी बहुत बड़ा उम्मीद रखा था मन में कि एक खेल मेरा कैरियर बनेगा फ्यूचर में, और खेल में ही मेरा फ्यूचर बनेगा, और खेल में ही मेरा फैमिली का जो सिचुएशन बदलेगा। तो इसी को मन में रख के मैंने रनिंग किया, क्योंकि मेरा जो पहला कोच था भुवनेश्वर स्पोर्ट्स हॉस्टल में, चित्तरंजन महापात्र सर ने, उन्होंने मुझे बताया था कि खेल में सब कुछ मिलने वाला है। आप मेडल जीत के आएंगे तो तुझे कैश अवार्ड भी मिलेगा, और इंटरनेशनल लेवल में तू मेडल लेगी तो तुझे नौकरी भी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। और नौकरी गवर्नमेंट की तरफ से नौकरी मिलना इतना आसान भी नहीं है। तो सर ने बोला कि तुझे कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई के साथ साथ तुझे खेलना भी पड़ेगा। तो मैंने पढ़ाई से ज़्यादा खेल में ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि सर ने बताया था तो खेलने से तुझे नौकरी मिलेगा और कैश अवार्ड मिलेगा। तो कैश अवार्ड को पाने के लिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी फिजिकल मेहनत किया, मैंने पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन पढ़ाई भी अच्छा कर रही थी स्कूल लेवल में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दिया। और जब अच्छा से धीरे धीरे प्रदर्शन अच्छा किया, मुझे पैसा भी मिला। बीच में मैराथन भी भागी मैंने, OMC मैराथन भी भागी, और नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल में भी अच्छा प्रदर्शन की। पहले मैं 2013 में इंटरनेशनल लेवल में मेडल हासिल किया, तो मुझे पैसा भी मिला। तो धीरे धीरे होपफुल आया कि नहीं, स्पोर्ट्स में मेरा कैरियर है, तो पैसा आएगा तो मैं गरीबी का सिचुएशन बदलेगा और जॉब भी मिलेगा। तो फिर इसको कंटिन्यू रखा मैंने। और 2016 में पहली बार मैंने सीनियर इंटरनेशनल लेवल में पार्टिसिपेट किया, जो रियो ओलंपिक खेला मैंने। मतलब जूनियर होकर ओलंपिक को मैंने क्वालिफाई किया था। तो वही मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट था मेरे फ्यूचर में, क्योंकि ओलंपिक खेलना इतना आसान नहीं है। एक स्पोर्ट्स पर्सन का सबका सपना होता है कि ओलंपिक खेलना है, सबसे श्रेष्ठ कंपटीशन है। तो इसी को मैंने जब पार्टिसिपेट किया तो बहुत खुश लगा कि मैंने जो सपना देखा था बचपन में वो पूरा हुआ। तब से मेरा और परफॉर्मेंस बढ़ने के लिए मैंने कोशिश किया कि इंटरनेशनल लेवल में कैसे मेडल में जीत पाऊंगी। इससे पहले मैंने जूनियर लेवल में हासिल किया 2014 में, एशियन यूथ एशियन में मैं 2 गोल्ड मेडल हासिल किया था, लेकिन सीनियर लेवल में कोई मेडल हासिल नहीं किया था। तो उसमें टारगेट किया कि सीनियर लेवल में मुझे मेडल जीतना है। तो फिर 2017 में भुवनेश्वर में हुआ था जो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसमें 100 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल लिया और रिले में भी ब्रॉन्ज मेडल लिया। और फिर मैंने टारगेट रखा था गोल्ड को, इसलिए 2018 में फिर एशियन गेम हुआ था इंडोनेशिया में, इसमें 2 सिल्वर मेडल हासिल किया 100 मीटर 200 मीटर में। और मेरा तो पूरा होप था कि मुझे वर्ल्ड में गोल्ड मेडल लेना है। तो फिर 2019 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम हुआ था नाम्पोली में, इटली में, इसमें गोल्ड मेडल लिया मैंने। पूरा वर्ल्ड में पहली भारतीय महिला के हिसाब से गोल्ड मेडल हासिल किया मेरा, वो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। जब आप जो भी शेयर करो मेरे को गूज़बम्स आ रहा है। वी आर लाइक वेरी प्राउड ऑफ यू गोइंग फ्रॉम ओडिशा। मैं पहले ये पूछना चाहूँगी, 2 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है मुझे। पहली बात तो ये है कि कमिंग फ्रॉम ए लो मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पे स्ट्रगल्स होता है, फाइनेंशियल इशूज होता है, हमारे लिए सपने देखना इज ऑल्सो ए बिग थिंग, बिकॉज हमें ये सिखाया जाता है, मुझे तो ये बोला गया था कि बिकमिंग रिच इज नॉट एज ड्रीम फॉर द पुअर पीपल, जिनके पास पैसा होता है वो ही कर सकते हैं। तो वो सपना मैंने देखने की कोशिश की थी। लाइक हाउ यू सेड, इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग कि 5 रुपया जहाँ पे नहीं था आपने वहाँ पे 5 लाख की तक पहुँचने की कोशिश किया, एंड यू हैव अचीव्ड सो मच इन दिस जर्नी। आप क्या बोलना चाहोगे आज के यूथ को, स्पेशली द पीपल हु कम फ्रॉम रूरल एरिया एंड स्ट्रगलिंग एंड मे बी थिंकिंग ऑफ गिविंग अप, कि छोड़ देना चाहते हैं? देखो, पैसा रहने से ही बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करे ये कोई बात नहीं है। जो बच्चे के अंदर में टैलेंट है, जो पेरेंट्स के अंदर में सपना है कि मेरा बच्चा अच्छा स्पोर्ट्स करे, देश का नाम रोशन करे, उसी बच्चे को हम सपोर्ट करेंगे तो आगे बढ़ेगा और देश का नाम रोशन करेगा। बहुत सारा ऐसे टैलेंट बच्चा है रूरल एरिया में जो खेलना चाहते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी इसको नहीं मिल पाते, ना ग्राउंड मिलते हैं, ना कोच मिलते हैं, ना डाइट मिलते, कुछ नहीं मिलते। इसलिए आप देखेंगे तो जितने सारे एथलीट आते हैं खेलने के लिए वो गरीब फैमिली से ही आते हैं। आप अमीरी की बात करेंगे तो टेनिस को जाते हैं,
गोल्फ को जाते हैं या बैडमिंटन को जाते हैं, क्योंकि वो इंडोर वाला गेम होता है, वो पैसा इन्वेस्ट वाला खेल होता है। लेकिन ये एथलेटिक का भी पैसा इन्वेस्ट वाला खेल नहीं होता है। कोई भी आप देखो, अभी भी जितने सारे एथलेट है खेल रहे हैं अभी, नीरज चोपड़ा के नीरज चोपड़ा हो या जो पीटी उषा भी मैम हो या मैं हूँ, और बहुत सारे मैरी कॉम हो, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे बचपन से। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर है, सारी बच्चों को यही कहूँगी, जे गरीबी हमको और हमारा कभी बंद नहीं बन सकते। तो हम मेहनत करेंगे, तो इच्छा शक्ति रखेंगे, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए आप कड़ी मेहनत करो और सपना देखो कि हमको फ्यूचर में ऐसे बनना है, हमको एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, देश के लिए खेलना है, देश का नाम रोशन करना है, और जो भी गरीब है सिचुएशन इसको बदलना है। ऐसा आप होपफुल रखेंगे तो एक दिन आप सक्सेसफुल होंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। वेरी ट्रू, वो उम्मीद रहना बहुत ज़रूरी है। एंड टॉकिंग अबाउट आपकी जर्नी, आप उड़ीसा से जाके जब इंटरनेशनल रीजन में पहली बार परफॉर्म किए, मैं ये पहले पूछना चाहूँगी, आपके पेरेंट्स ने पहले आपको इसलिए छोड़ा था कि घर में खाना नहीं है, यू गो एंड प्ले, एंड उसके हिसाब से आपकी पढ़ाई खाना सब हो जाएगा। उनको कब प्राउड फील हुआ एंड दे टोल्ड यू कि यू नो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू बिकॉज आपने जाके वहाँ पे परफॉर्म किया, या कब हुआ वो मोमेंट, कैसा था? पहला प्राउड मेरे मम्मी को हुआ जब मैंने यूथ एशियन चैंपियनशिप खेलने के लिए गया था ताइपे चाइना। वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया था 200 मीटर में, और 4x4 रिले में सिल्वर मेडल हासिल किया था मैंने। तो वो मेडल जीतने के बाद सारी पेपर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मेरा प्रचार प्रसार हुआ कि उड़ीसा के एक गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाले एथलीट वर्ल्ड में, सॉरी एशिया में मेडल हासिल किया है। तो मेरी मम्मी को आके सारी मीडिया वालों ने पूछा कि तुम्हारे बेटी ने बहुत कमाल कर दिया, विश्व में तुम्हारा बेटी ने मेडल हासिल किया है, कैसा फील हो रहा है? तो मेरी मम्मी ने उस टाइम में रोने लगी, बोला कि हमने कभी सोचा नहीं था कि मेरी बेटी ने इतना ऊंचाई तक जाएगा, क्योंकि जो गरीबी था इसका जो स्ट्रगल किया हमने देखा है। रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था। उसी टाइम में वो बोल रही थी कि मुझे देश के लिए खेलना है, मेडल लेना है। वो सपना आज पूरा किया है। तो उस दिन ने मम्मी को बहुत प्राउड हुआ और मुझे भी बहुत गर्व महसूस हुआ कि मैं जो गरीब फैमिली से आते थे, लोग ताना मारते थे, मैं जब रनिंग करते थे लोग ताना मारते थे मुझे, तो वो सारी जो स्ट्रगल मैंने की थी वो सक्सेस हुआ। तो बहुत प्राउड फील हुआ उस टाइम मुझे। या मतलब लाइक आप जैसे बोल रहे हो ना, हमारे लिए ऐसे होता है कि पेरेंट्स को तो पहले समझ में नहीं आता बिकॉज यू नो पैसा नहीं है, तुम ये सब सपने देख रहे हो, कैसे होगा। न्यूज़ एंड मीडिया एक ऐसे मीडियम तब भी था, अब सोशल मीडिया आ गया है उसके साथ, एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे पेरेंट्स तुम्हें देख सकते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम कितना भी बोलो मैंने कुछ कर लिया, जब उनको वो न्यूज़ एंड मीडिया में दिखता है, क्योंकि वो बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी होता है। तो आई कैन फील कि उनको कितना प्राउड महसूस हुआ, आपको कैसा फील हुआ होगा। टॉकिंग अबाउट ओलंपिक्स एंड अदर गेम्स, आपकी जर्नी, अगर मैं ऐसे सोचती हूँ, अगर स्ट्रगल एक इंसान होता तो वो आपकी जर्नी होता, एंड आप एक इंस्पिरेशन हो टू द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी, आज की एरा अगर आप देखो एंड जब आपने स्टार्ट किया था उस टाइम की एरा, आपको क्या मेजर डिफरेंशिएशन दिखता है, क्या क्या डिफरेंस है पहले से अभी? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं सारे उस बच्चों के लिए पूछना चाहती हूँ जो स्पोर्ट्स पे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। अभी तो बहुत सारा डिफरेंस है, बहुत कुछ चेंजेस हो चुका है। पहले तो स्पोर्ट्स के बारे में किसी को मालूम नहीं था, जानकारी नहीं था, इसलिए कोई भी प्लेयर खेलना चाहते थे लोग बोलते थे ये खेल कूद करेगा तो खराब हो जाएगा, इसको पढ़ाई में ध्यान देने के लिए बोलो। कोई ट्यूशन भेज देता था, कोई होमवर्क करने के लिए घर में दवाई देते थे पढ़ाई करने के लिए। लेकिन आजकल का सिचुएशन बदला हुआ है, घर के आसपास में ग्राउंड भी मिल रहे हैं, प्रशिक्षक का कोच भी मिल रहे, क्लब वगैरह मिल रहे, और हर फैमिली चाहते थे कि हमारा बच्चा खेले और खेल के साथ साथ पढ़ाई भी करे। पहले जैसे गरीब था, अभी गरीब का सिचुएशन नहीं है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से सारी प्रोत्साहन मिल रहा है, चावल मिल रहा है घर लोगों को खाने के लिए, और पढ़ाई करने के लिए बच्चों को फ्री पढ़ाई एजुकेशन भी मिल रहा है, मेडिकल भी मिल रहा है। मेरी टाइम में तो ये सारा चीज़ नहीं मिल रहा था, क्योंकि 99 में ईयर में जो तूफान आया था, साइक्लोन आया था, उस टाइम के बाद तो पूरा गरीब हो गई थी उड़ीसा। तो अभी तक सिचुएशन बहुत बदल चुका है। अभी सबके मन में ख्याल आ चुका है कि हमको खेलना है, देश का नाम रोशन करना है। पहले तो स्पोर्ट्स के बारे में किसी को जानकारी नहीं था, अभी तो प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम के हर टाइम में न्यूज आ जाता है कि कहीं पे क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है खेल में, कौन हार रहा है, हर जगह में आ रहा है। और गवर्नमेंट का पहले सपोर्ट नहीं था, तो अभी देखेंगे तो गवर्नमेंट बहुत सारा मतलब जो सिस्टम बना है बच्चों को हेल्प करने के लिए, फिट इंडिया, खेलो इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो ट्रेनिंग सेंटर भी हर जगह में बना चुका है।
तो अभी कोई भी खिलाड़ी को कोई कमी ना हो, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से ओलंपिक पोडियम स्कीम भी बना चुका है। तो ओलंपिक पोडियम स्कीम में जो बच्चा अच्छा प्रदर्शन करते हैं, इनको आउट ऑफ कंट्री में जाके ट्रेनिंग करने के लिए सुविधा मिलता है। वाह। तो बहुत कुछ चेंजेस हुआ है। मेरे टाइम में तो रहने के लिए रूम भी नहीं देते थे, एक ही रूम में 10-15 लोग लेते थे। अभी तो एक बच्चों को एक स्पेशलिटी रूम दे रहे हैं, जो वहाँ पे एसी टीवी लग रहा है, वाईफाई कनेक्शन दे रहे हैं। लेकिन हमारे टाइम में एक फैन भी नहीं लग रहा था, गर्मी में भी सोना पड़ता था। और खाने की बात करेंगे तो हमको 2 टाइम सिर्फ खाना मिलता था, एक लंच के टाइम में और एक नाइट के टाइम में। और सुबह ब्रेकफास्ट है और शाम को डाइट जो नाश्ता वाइज। कुछ भी नहीं मिल रहा था उस टाइम में। तो हम सुबह चावल खा दे के स्कूल जाते थे, फिर रात को आके फिर चावल खाते थे हॉस्टल में। तो अभी तो बहुत कुछ चेंजेस हुआ। अभी तो प्रोटीन वगैरह सप्लीमेंट ये सब मिल रहा है। न्यूट्रिशन। और हर बच्चे का मसल की टीयर ना होने के लिए, इंजरी से बचने के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर खोल रहा है। तो एक बच्चे के पीछे एक 10 मेंबर की टीम काम कर रहे हैं, मसाजर काम कर रहे हैं, न्यूट्रिशन काम कर रहे हैं, डॉक्टर काम कर रहे हैं, कोच काम कर रहे हैं, असिस्टेंट कोच काम कर रहे हैं, फाइनेंसर भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो पहले स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर नहीं करते थे, अभी सारी पर्सन को स्पॉन्सर कर रहे हैं। जैसे JSW हो, रिलायंस फाउंडेशन हो, किट यूनिवर्सिटी हो, बहुत सारे प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउस है जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। या तो बहुत कुछ चेंजेस हुआ है। तो वही वाला सपोर्ट वो मेरे टाइम में होता, तो मैं वर्ल्ड में गोल्ड मेडलिस्ट हो जाते ओलंपिक में। जो आज मेरा वो सपना पूरा नहीं हुआ, ओलंपिक में मेडल नहीं ले पाई। लेकिन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम भी कमी छोटा कंपटीशन नहीं है, बहुत बड़ा कंपटीशन है। यस। तो जो लोग ओलंपिक में भाग रहे हैं उनके साथ मैंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भागी थी और वहाँ पे गोल्ड मेडल जीती थी उस टाइम में। बट कंपटीशन भी अभी काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आपने जब स्टार्ट किया था। क्या आपको लगता है कि नहीं लेवल कंपटीशन का सेम है? नहीं, कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले तो कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होता था, इसको सिलेक्शन मिल जाता था इंटरनेशनल लेवल के लिए। हाँ। अभी तो क्वालिफाई राउंड आ चुका है। करेक्ट। तो अब मुझे याद है 2016 में क्वालिफाई राउंड आया था। 2000 ओलंपिक जो रियो ओलंपिक हुआ था 16 में 11.30 था। अब मैंने 11.31 किया था, एक माइक्रो सेकेंड के लिए मेरा क्वालिफाई नहीं हो रहा था। लेकिन भगवान के आशीर्वाद के ऊपर से 15 दिन के बाद और एक कंपटीशन था जो आलमाटी में काजाख्स्तान में, वहाँ पे जाके मैं 11.24 किया और मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, वहाँ पे मेरा क्वालिफाई हो गया था। अभी 2020 ओलंपिक में भी 11.16 का क्वालिफाई राउंड आया था, इसको मैंने भी कवर किया। तो मेरी पूरा एशिया लेवल में और भारत में मेरा सबसे अच्छा प्रदर्शन किया मैंने। भारत की दौड़ रानी मुझे कहा जाता है, क्योंकि मैंने खुद का रिकॉर्ड को 10 बार ब्रेक किया है। तो 11.17 मेरा टाइम है नेशनल लेवल में। तो एशिया में भी मेरा नंबर 1 चल रहा है। तो मैंने उस टाइम में जितना अच्छा प्रदर्शन किया, ये ज़रा फैसिलिटी अभी मिलते तो उस टाइम में मुझे और प्रदर्शन अच्छा होता था। मैं शायद ही 10.8 या 10.9 में भाग चुकी होंगी उस टाइम में। लेकिन अभी तो कंपटीशन भी ज़्यादा बढ़ रहा है, फैसिलिटी भी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से बच्चों भी ज़्यादा आ रहे हैं स्पोर्ट्स में। पहले बच्चा नहीं आते थे खेलने के लिए स्पोर्ट्स में, तो अभी हर बच्चे तो स्पोर्ट्स में आ रहे हैं खेलने के लिए। क्योंकि अभी स्कोप भी मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है, तो इसकी वजह से लोग हाँ, इंटरेस्ट। सब मिल रहा है इसलिए आ रहे आप LGBTQ कम्युनिटी की पहली एथलीट थी जो ओपनली एथलीट बनी एंड रिप्रेजेंट किया। उस टाइम की सिचुएशन क्या था? बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू डू व्हाट यू हैव डन उस टाइम पे। हैं। जब हमको 16 प्लस या 17-18 हो जाते हैं, तब हमारा बॉडी में फीलिंग्स आता है, किसको प्यार करना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ, ऐसा ख्याल आ जाता है। तो 2018 में हो गया शायद। तो मेरा एक गांव के एक रिलेशन में फ्रेंड थी, तो वो मेरा स्पोर्ट्स का लवर था, मेरा फैन थी मेरा। तो उन्होंने ऐसे बातचीत होने के टाइम में हमारा रिलेशन बहुत आगे बढ़ गया था। तो हमने सोचा कि इतना अच्छा फ्रेंडशिप हमारा बढ़ रहा है, तो हम चाहेंगे तो फ्यूचर में रहेंगे तो साथ में, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इनको मैंने पूछा, बोला नहीं मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ रहने से, मैं भी मेरे बोला हाँ मैं भी तेरे साथ रह पाऊँगी। तो हमारा दोनों के बीच में एक रिलेशन था, लेकिन उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ये लेस्बियन रिलेशन होता है करके। 2019 में जब वो सुप्रीम कोर्ट की जो रेगुलेशन था 377 रूल, तो हटा दिया गया, हर जगह में प्रचार प्रसार हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम जो रिलेशन में है वो एक लेस्बियन रिलेशन है, तो लड़की लड़की शादी कर सकते, रह भी सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं बोला कि हम कैसे ऐसे रह पाएंगे, तो फैमिली का परमिशन भी होना चाहिए। एक काम करो, तू फैमिली में पूछो और मैं भी फैमिली में पूछ रही हूँ, हमारा मंजूर हो जाएगा तो हम साथ में रहेंगे फ्यूचर में। तो उन्होंने उनका फैमिली को पूछा, मेरे भी फैमिली को पूछी। तो पहले तो इस चीज़ के बारे में मेरे फैमिली में मेरे मम्मी और डैडी ने समझ नहीं पाई। तो उन्होंने बताया कि हम तो बचपन से देख रहा हूँ कि एक लड़की लड़का को शादी करता है, और ये लड़की लड़की शादी करना हम कभी देखा नहीं, कभी सुना भी नहीं। तो तू किसके साथ रहना चाहती हो तेरा पर्सनली है, जब तेरा खेल ख़त्म हो जाएगा तू रहेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस टाइम में मेरी बड़ी दीदी ने मेरे को थोड़ा कंट्रोवर्सी करना शुरू किया, क्योंकि रिलेशन के बारे में जानने के बाद उन्होंने, मेरा व्यक्तिगत इसके साथ थोड़ा झगड़ा हुआ था, उन्होंने मुझे हमेशा डराना शुरू किया
कि तू जो रिलेशन में है वो लेस्बियन रिलेशन होता है और तू इतनी बड़ी स्टार है, मैं पब्लिश करा दूँगी तो तेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, तो बदनाम हो जाओगी। तो हमेशा डरा डरा के मुझे रखा था। लेकिन ये जो कोर्ट का जो रेगुलेशन हटा दिया गया, क्राइम्स हटा दिया गया, तो फिर मैंने इस चीज़ के बारे में मेरे कोच को, मेरे कुछ रिलेटिव को मैंने बताया कि मैं ऐसा रिलेशन में हूँ, क्या करूँगी। तो उन्होंने बोला कि दीदी ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं तो पब्लिश करा दे, कोई दिक्कत नहीं, तू इसके साथ रहना है ना तो तू पब्लिश करा दे, तुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ कर नहीं बिगड़ाएगा तेरा। तो फिर मैंने 2019 में एक प्रेस मीट किया, छोटा सा प्रेस मीट किया, और मैं पब्लिक को पहली बार हिम्मत के साथ बताया कि मैं ऐसा रिलेशन में हूँ और प्यार किसके साथ भी होता है और किसके साथ मन जिसको चाहते इसके साथ रहना चाहते, हम भी दोनों मंजूर हैं, हम दोनों साथ में रहेंगे, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो पब्लिक होने के बाद काफ़ी लोगों ने कंट्रोवर्सी करना शुरू किया, मेरा जेंडर को लेकर सवाल करने लगा और मेरा मान सम्मान बहुत सारा इसमें बेस करने लगे लोगों ने। लेकिन धीरे धीरे पब्लिक को पता चला कि इसी रेगुलेशंस को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में मतलब मान्यता है, आईनी मान्यता है कि आप रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, शादी भी करा सकते हो। लेकिन जो इंडिया में अभी तक हुआ ही नहीं। तो काफ़ी स्ट्रगल किया इस टाइम में, लेकिन एक ही हिम्मत था कि कोर्ट का जो रेगुलेशन था 377 रूल, तो कोई क्राइम भुगत नहीं है, कोई कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, वो भी एक एहसास था मेरे मन में। और दूसरा डर था कि ये रिलेशन ओपन होने के बाद मुझे कहीं खेल से निकल ना दे, क्योंकि मेरा उम्मीद है कि देश के लिए खेलना है, सपना है, तो खेल में मुझे बैन करा देंगे, खेलने के लिए नहीं देंगे तो वो दिक्कत होगा, वो भी डर था। लेकिन ये पब्लिश होने के बाद 5 दिन के अंदर में हमारा एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के तरफ जो प्रेसिडेंट थे आदिल सुमेरी सर, उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले दूती ये तुम्हारा पर्सनल लाइफ है, इसमें कोई इंटरफेयर करने का हमारा अधिकार नहीं है फेडरेशन का, तू जैसे पहले खेल रही थी अभी भी फ्यूचर में खेलेगी, तुझे कोई नहीं रुकाएगा, अब डरने की कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा टीम भी तुम्हारे साथ है। तो फिर मैंने ज़्यादा हिम्मत लगा, तो फिर मैंने पब्लिक को सामना किया, कोई भी कुछ मुझे सामना किया बोला तो इसके सामने मैंने जवाब दिया। तो फिर जब खेलने के लिए गया तो मेरे साथियों के खिलाड़ी के साथ में जब खेलने लगा, कोई भी साथी खिलाड़ी मुझे नेगेटिव नहीं नज़र से नहीं देखा, सारा सपोर्ट किया। मीडिया वालों ने ज़्यादा कंट्रोवर्सी कर रही थी उस टाइम में कि दूती ऐसे गे एथलेट है, वो दूसरे एथलेट से कैसे कवर करेगा, ये करेगा, तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आ रहा था। लेकिन उस टाइम में मेरा उड़ीसा गवर्नमेंट और उड़ीसा ओलंपिक एसोसिएशन, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो जितने प्रोफेसर लोग थे वो सारी प्रेस मीडिया में बताया कि हमारा कोई खेल में ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि कोई लेस्बियन एथलीट हम नहीं खिला पाएंगे, तो वो पहले जैसे खेल रहा था वैसे खेलेगा। वो लोगों ने हैंडल किया मेरे को, तो फिर मैंने ट्रेनिंग में ज़्यादा फोकस किया, बस ये सिचुएशन धीरे धीरे थमने लगा। यहाँ से मैं 1-2 दिन चीज़ पूछना चाहूँगी। पहले तो आपके सिस्टर ने जब आपको वैसे कुछ बोला, इट इज़ वेरी हार्टफुल, जो आपकी फैमिली से आपको वो चीज़ें मिलती है, आपको कैसा फील हुआ होगा तब? तो अभी इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लड़कियाँ एंड लड़के ऐसे हैं वो आर नॉट फ्रॉम, लाइक दे आर नॉट स्ट्रेट और नॉट इंटरेस्टेड इन बॉयज़ और गर्ल्स, सेम जेंडर, सेम सेक्शुअल प्रेफरेंस। उनके लिए मैं ये पूछना चाहूँगी, उसके लिए बहुत हिम्मत लगती है, आपने किया एंड यू प्रूव्ड इट। अब क्या बोलना चाहोगे जो फैमिली से ये चीज़ें मिलती है, क्या होता है उस टाइम की मेंटल कंडीशन एंड हाउ डिड यू मैनेज? उस टाइम में मुझे फैमिली का सपोर्ट होता तो मैं शायद ये समाज में बदनाम नहीं होते, कि लोग को इतना पता नहीं चलता। आप टूटते भी नहीं? टूटते भी नहीं, क्योंकि मेरा पब्लिक का सपोर्ट था उस टाइम में, मतलब जो रिलेटिव लोग है सारा या मेरा फेडरेशन टीम सब लोग सपोर्ट कर। लेकिन फैमिली में मेरे मम्मी डैडी भी सपोर्ट किया था, ये नहीं कि मेरे मम्मी ने मना किया था। मम्मी ने यही बोला था जरा तेरा एज जब होगा, जब शादी का मन करेगा तू जिसके साथ रहने का, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा दीदी को ज़्यादा ये शौक हो रहा था, दीदी को ज़्यादा हॉट हो रहा था, इसलिए क्योंकि मेरा दीदी के साथ पढ़ता नहीं, वो हमेशा बचपन से मेरा दुश्मन है वो, और मैं भी इसका दुश्मन हूँ, क्योंकि इसका बात मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा बात इसको अच्छा नहीं लगता। तो वो हमेशा सोचती थी कि मेरा बदला कैसे लेगा, मुझे कैसे बदनाम करेगा। तो ऐसा रास्ता ढूंढ के ऐसा इसको मिल गया, मौका मिल गया, वो बदनाम करना शुरू किया। वो दीदी के अलावा कोई भी मुझे घर में अपोजिट नहीं किया, सारे सपोर्ट किया। मेरा भैया है, मेरा भाभी है, मेरा 2-3 सिस्टर भी नीचे है, मेरे मम्मी डैडी सब लोगों ने, रिलेटिव लोग सब ने मुझे सपोर्ट किया, इसलिए मैंने पब्लिश करने का साहस किया। और घर वालों ने पूरा तरह से, कोई नाराज होते तो कोई मना करते तो मैं हिम्मत के साथ आगे नहीं बढ़ पाते। सिर्फ दीदी ही मेरा वीकनेस था, वही मुझे कंट्रोवर्स कर रहा था, लेकिन बाकी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। जब सब नॉर्मल हो गया वो भी चुप हो गए होंगे? हाँ, नॉर्मल होने के बाद वो चुप हो गया था। काफ़ी दिन मेरा को सोशल मीडिया में कंट्रोवर्सी कराया, मेरे ऊपर भी बड़ा बड़ा स्टेटमेंट देने लगी, इसको लग भी कुछ मीडिया ने पैसा खा के इसको ज़्यादा हाईलाइट भी कराया। वो तो अक्सर भी पड़ा मेरे ऊपर में, ये नहीं कि मेरे ऊपर अक्सर पड़ा नहीं, बहुत पड़ा, क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, मेंटल हैरेसमेंट हुई, मैंने पब्लिक में भी मुंह दिखाने से भी लोग क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था, काफ़ी दिक्कत हुआ। 1-2 साल में बहुत सामना किया,
परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा नहीं दे पाई। रात को नींद भी नहीं आ रहा था इस टाइम में, और नींद नहीं होने के वजह से मैं सुबह जब ट्रेनिंग जाता तो मेरा बॉडी वीकनेस होने के वजह मेरा इंजरी भी हो रहा था उस टाइम में। कितना बार हैमस्ट्रिंग भी पुल हुआ है, और बहुत सारा इंजरी का सामना भी किया, जिस कारण से मैं परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा नहीं दे पाई। करेक्ट। तो फिर भी भगवान के आशीर्वाद के पास से लोगों ने मुझे समझने लगे, मुझे सपोर्ट किया। अभी वो केस अभी पब्लिक में अभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। या बिकॉज टाइम के साथ भी इट लोग समझने लग गए अबाउट LGBTQ थिंग, अबाउट अदर थिंग्स, बट आपकी अगर टाइम देखो जब आपने किया तो बहुत सारे लोगों में वो हिम्मत भी नहीं था। कैसे आप अकेले नहीं हो, कितने लोग अभी आ रहे हैं जी, जो बात कर रहे हैं, दे आर स्टैंडिंग अप फॉर देमसेल्व्स। मैं ये चीज़ भी इसके साथ पूछना चाहूँगी। एक तो ये था, और न्यूज़ एंड मीडिया का जो भी हुआ आपके लिए, तो फिर भी कहीं ना कहीं से सपोर्ट सिस्टम था, बीट गवर्नमेंट, बीट फ्रॉम द टीम एंड एवरीथिंग, सो आपको वो हिम्मत मिलता था। व्हाट अबाउट द गर्ल जिनके साथ आप थे, उनका सिचुएशन कैसा था उस टाइम पे? इसको तो अभी तक भी किसी को पता नहीं वो कहाँ पे रहता है, क्या करता है, क्योंकि मैंने इसको कभी भी बट फोटो वगैरह तो पब्लिक हुआ था ना? फोटो पब्लिक हुआ, लेकिन रियल में कहीं पे भी इंटरव्यू इसका नहीं मीडिया किया। नहीं पहुंच पाई। मीडिया के सामने ही मैंने लाया नहीं, क्योंकि मैंने इस टाइम इसको वही बताया था कि आज तेरा मन है मेरे साथ रहने का, लेकिन कल तेरा मन बदल जाएगा। करेक्ट। तो बोलेगी नहीं मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहते, तो तेरा सम्मान चला जाएगा, लोग तुझे बदनाम करने लगेंगे। तो इसलिए तुझे कभी भी पब्लिश नहीं लाऊंगी। हाँ। जब हम सक्सेसफुल होंगे, जब हम शादी करेंगे, तब तुझे पब्लिश को लेकर आऊँगी। तो उस टाइम में उस सिचुएशन बहुत हालत ख़राब था इनका फैमिली का, और क्योंकि ज़्यादा कंट्रोवर्सी कुछ पैसा खाने वाला मीडिया में नहीं कर रहा है, शुरू किए थे। तो इनके घर वालों घर में जाके पहुंच गया, बोले तुम्हारा बेटी कहाँ है, हम इंटरव्यू लेना चाहते, और तुम्हारा भी इंटरव्यू लेना चाहते। मैंने इन्हीं फैमिली को यही समझाया था कि कोई भी मीडिया वाला आएगा इंटरव्यू लेने के लिए, मना कर देना कि हम इंटरव्यू नहीं देने वाले हैं। और बच्चे को ढूंढेंगे तो बोलना बच्चा घर में नहीं हो, कहाँ गया है। तो उस टाइम में मैंने मेरे पास को ले आया था। वो तो पहले घर में था, मैं तो हैदराबाद में रह के ट्रेनिंग करी थी। तो जब ये देखा कि सिचुएशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, और मुझे खबर भी आया कि इसके साथ मीडिया पीछे पड़ा है न्यूज़ लेने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, तो फिर मैंने इमीडिएटली फ्लाइट पकड़ के उड़ीसा आ गया। उड़ीसा में जाके इनके घर को गया, और मैंने इनको घर वालों को बोला कि आपका बेटी को कुछ दिन के लिए मेरे पास छोड़ दो, मेरे पास साथ में रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। इनका फैमिली वालों ने डर के पूरा नर्वस हो रहे थे कि मेरा बेटी का कुछ हो जाएगा, क्या करेंगे इसका, समाज में मैं फेस कैसे करेंगे, ये करेंगे। मैं बोला कुछ नहीं होगा, मैं साथ में हूँ, कुछ भी होगा तो मैं इनका जिम्मेदारी बनूंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इनको साथ में रखा, कोई मीडिया को पता नहीं चला। जो कोई भी मीडिया वाला आया क्वेश्चन किया कि तुम्हारा पार्टनर का हम इंटरव्यू लेंगे, मैंने मना कर देना, वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसका मैं जैसे वो वैसे नहीं है। मैं सेलिब्रिटी हूँ, इसलिए मैं पब्लिक में फेस कर रहा हूँ, वो सेलिब्रिटी नहीं है, वो बहुत उनके लिए मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा, मेंटल प्रेशर होगा तो वो नहीं देगा। तो फिर कहीं पे भी इसको मैंने पब्लिश नहीं किया, कहीं पे आज तक भी किसी को मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। तो उस टाइम में उसका इसकी वजह से लाइक सी वाज प्रोटेक्टेड, जो कि अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपने ऑलरेडी मीडिया को फेस किया था। मैं तो किया, क्योंकि मैंने काफ़ी इससे पहले भी काफ़ी मीडिया को फेस किया था। 2014 में भी है कि मेरा हाइपरजम टेस्ट को लेके बातचीत किया गया पूछने वाली थी, कैसा वो हुआ, क्यों एग्जैक्टली? नहीं, एक्चुअली हमारे स्पोर्ट्स में 3 रेगुलेशन है। एक डोप टेस्ट होता है, एक जेंडर टेस्ट होता है, एक हाइपरजम टेस्ट होता है। तो जेंडर टेस्ट तो अभी बंद हो चुका है, अभी वो रेगुलेशन बंद हो गया। हाइपरजम टेस्ट और ये डोप टेस्ट हमेशा होता है। इसीलिए किया जाता है कि हमारा जो वो वर्ल्ड एथलेटिक एसोसिएशन जो रेगुलेशन बनाया है, तो महिला के अंदर में 2.5 मिलीग्राम का हार्मोन लेवल रहना चाहिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रहना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो आपको बैन करा देंगे। मेरे टाइम में क्या होता ना, उससे पहले भी काफ़ी बच्चों को टेस्ट हुआ है, शांति सुधारंजन का भी टेस्ट हुआ था, पिंकी प्रमाणिक का भी हुआ था, बहुत सारे ऐसे एथलीट का टेस्ट हुआ था। किसका लेवल कितना होता था उसी हिसाब से खेलने के लिए देते थे, ज़्यादा होता तो बैन कर देते थे। लेकिन मेरे टाइम में क्या हुआ ना, पब्लिक में कहा गया कि मेरा जेंडर टेस्ट हुआ था, जो उस टाइम में जेंडर टेस्ट बैन था, हुआ नहीं, मतलब किसी बच्चे को जेंडर टेस्ट नहीं हो रहा था। लेकिन उस टाइम में पब्लिश किया गया कि मेरा जेंडर टेस्ट हुआ था, जिसका अपर लेवल से, हाँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेस मीट करके बोला गया था, क्योंकि मैंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम के लिए सिलेक्ट हुई थी। टीम जाने से 3 दिन से पहले मुझे मना किया कि तुम खेल नहीं सकते हो। मैं जब पूछने लगा कि मैं क्यों नहीं खेल पाऊँगी, मेरा क्या दिक्कत है, तो फिर उन्होंने मेरा मेडिकल चेकअप जो किया था पहले, तो पब्लिश में मुझे नहीं बोल के पब्लिश को, मीडिया को अनाउंसमेंट कर दिया कि दूसरी टीम में इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि वो वोमेन नहीं है, वो मैन है, क्योंकि इसका ब्लड में हम पाया गया कि वो जेंडर इसका मेल है, तो इसलिए वो टीम में नहीं खेल रही है।
तो इसको लेके काफ़ी इंडिया टुडे हो, आज तक हो, जितनी सारी बड़ा बड़ा न्यूज़ चैनल है और न्यूज़ पेपर है, तो सारी ब्रेकिंग न्यूज़ डाल दिया कि द्वितीय का जेंडर ऑफ मेल है, वो फीमेल नहीं, इसलिए वो नहीं खेल रहे। तो इसके लेके काफ़ी हंगामा हुआ, पूरा सोसाइटी में मैंने बदनाम हो गई। और जितना बार मैंने मांगा कि मेरा क्या क्या चेकअप हुआ था, टेस्ट हुआ था, इसका रिपोर्ट हमको दो, वो देने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो इसके लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ। तो सच्चाई को जानने के लिए मुझे 2 महीना लगा, वो भी इतनी इजीली भी नहीं है, बहुत प्रेशराइज के बाद मुझे डॉक्यूमेंट मिला। मैंने उड़ीसा वापस आने के बाद उड़ीसा गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया, उस टाइम थे मिनिस्टर सुधा नारायण सर, उनको जाकर मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे साथ क्या हुआ, अभी तक मुझे पता नहीं कौन सी रेगुलेशन में मुझे बैन करा गया है और टीम से नहीं लिया गया है, इसका जानकारी की है। तो फिर राजा स्वाई जो थे आठगढ़ के विधायक, उन्होंने असेंबली में क्वेश्चन रहा कि हमारे द्वितीय के साथ बहुत अन्याय हुआ है, इतने अच्छा एथलीट है, खिलाड़ी है, इसके साथ क्यों ऐसा कर रहे, इसके साथ क्या क्या हुआ था रियल में, हमको डॉक्यूमेंट दो। जब वो ये असेंबली में क्वेश्चन उठा, फिर हमारा मिनिस्टर CM नवीन पटनायक ने एक लेटर लेकर दिया पार्लियामेंट हाउस को। तो फिर पार्लियामेंट हाउस में जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे असम के मिनिस्टर थे, थोड़ी सॉरी मेरा नाम भूल गया मैंने, तो उन्होंने क्वेश्चन में आंसर दिया कि द्वितीय के साथ जो जो टेस्ट भी हुआ था, इनका सारा रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे 1 महीने के अंदर में। तो फिर उन्होंने रिपोर्ट सारा उड़ीसा को भेजा कुरियर के माध्यम से। 2-3 महीने के बाद मैंने वो रिसीव किया। वो रिसीव के बाद पता चला, एम्स हॉस्पिटल को मैं गया था, सारा रिपोर्ट दिखाया मैंने, वो डॉक्टर थे, तो वो बोला कि आपका जेंडर टेस्ट नहीं है, आपका हाइपोड्रोम टेस्ट हुआ था, जो हार्मोन टेस्ट है वो सभी क्या होता है। हम भी कोई प्रेगनेंट औरत लोग आता है, हम भी ये टेस्ट कराते हैं, हार्मोन लेवल टेस्ट कराते हैं, क्योंकि हार्मोन लेवल किसका बढ़ता है किसका कम भी हो जाता है। तो आपका जेंडर टेस्ट नहीं है, आप पूरी तरह से फीमेल है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये लेवल टेस्ट हार्मोन लेवल आपका थोड़ा बढ़ गया है, शायद इस कारण से आपको बैन करा गया होगा। पर ऐसे क्यों बोले फिर? तो वही तो इनका गलती था। तो फिर ये सारा रिपोर्ट पाने के बाद फिर मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को गया, यहाँ के जो सेक्रेटरी थे जीजी थॉमसन सर, तो इसको मैंने जाके दिखाया सारा डॉक्यूमेंट, सर आपने तो मेरा हार्मोन लेवल ने टेस्ट कराया और मीडिया में क्यों दिया जेंडर टेस्ट हुआ करके, क्यों मुझे इतना बदनाम कराया। तो फिर बोला कि वो गलती हो गया है, हम क्या कर सकते हैं, अभी आप बताओ, जो चाहेंगे हम करेंगे। तो आपको कुछ मेडिकल का रिकवरी करना है तो हम मेडिकल का जो भी पैसा होगा हम बियर करेंगे, आप चाहे तो मेडिकल का सहारा ले सकते हो। तो फिर मैं उस टाइम में दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल गया मैंने। तो अपोलो हॉस्पिटल जाके पूछा कि मेरी बॉडी में क्या क्या कमी है, क्या क्या दिक्कत है, हम मुझे टेस्ट कराओ। तो उन्होंने टेस्ट करके बताया कि आपका बॉडी में कोई कमी नहीं है, आप जैसे हो ऐसे ठीक है, आपके अंदर में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल हार्मोन लेवल बढ़ रहा है वो आपका नेचुरल है, इसमें आपका कोई दिक्कत भी नहीं है, आपको जीने के लिए या रहने के लिए खेलने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने आके जीजी थॉमसन में जो सेक्रेटरी सर थे, इनको जाके मैंने दिखाया सारा डॉक्यूमेंट है कि सर ऐसा टेस्ट है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने बताया कि आपका जो वर्ल्ड एथलेटिक एसोसिएशन का जो रेगुलेशन है कि कोई महिला के अंदर में 2.5 से ज़्यादा आपका हार्मोन लेवल आएगा तो आपको बैन किया जाएगा। तो जब इसीलिए आपको शायद ये बैन करा गया है, आपको पसंद किया गया है। तो फिर मैंने सर को बोला, सर ये तो इसमें तो मेरा गलती नहीं है, हार्मोन लेवल और नेचुरल है, वो किसका बढ़ेगा किसका कमी से मैं किसको से मेंटेन कैसे कर पाऊँगी। तो मुझे खेलना चाहती हूँ मैं, आप जैसे भी मुझे खेलने के लिए दो। तो फिर उन्होंने एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जो था आदिल सुमेर CK भालसन सर थे उस टाइम में, तो उन्होंने बताया ये रेगुलेशन हमारा नहीं है, वर्ल्ड का है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, एक बार लेटर आ गया तो आप नहीं खेल सकते। तो फिर मेरे को गुस्सा आ गया, मैं कि इतना सारा सोसाइटी मुझे बदनाम किया गया और अभी बोल रहे हैं अब नहीं खेल सकते हो। तो मैंने केस अप्लाई करने के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा। तो सुप्रीम कोर्ट में मेरे जो एक जज थे मैडम ने, जो लॉयर थे, तो उन्होंने, जो इनका नाम थे पॉयसन मित्र, तो उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट देखने के बाद बताया कि ये जो केस है ये इंडिया में नहीं हो पाएगा, आपको वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का जो कोर्ट है, वर्ल्ड स्विट्जरलैंड में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स, वहाँ पे जाकर आपको केस लड़ाई करना पड़ेगा। तो वहाँ पे केस लड़ाई करने के लिए भी काफ़ी करोड़ रुपया की पैसा खर्च होगा। तो उसके लिए आपको वहाँ पे केस लड़ने से कुछ इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो फिर ये प्रोसेसिंग 1 साल तक लगा। फिर मैंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया, CM सर नवीन पटनायक सर को अप्रोच किया कि मैं ऐसे केस लड़ने वाली हूँ, अब इसमें मेरा कोई गलती नहीं, मैं खेलना चाहती हूँ, तो आप मुझे हेल्प करो। तो सारी ये पार्लियामेंट में असेंबली में क्वेश्चन उठने के बाद गवर्नमेंट ने, मोदी सर ने मुझे पर्सनल डाका इनके
हाउस को ढका, मुझे ये पूछा। कब हुआ, लाइक 2015 ये 2015 की बात है। के बाद? तो पर्सनली मुझे देखा और बुलाया और मैं जाके मेरे से बात किया कि हम दीदी, हमको पता है आपने बहुत अच्छा मेहनत करते हो, अच्छा खेलते हो, देश का नाम रोशन भी किया है, और तुम्हारे साथ जो भी हुआ गलत हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम फिर से खेलो, देश का नाम रोशन करो। तो हम गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या हेल्प कर सकते, क्या मदद कर सकते हैं, आप बताओ। तो फिर मोदी सर के बाद फेस टू फेस में बात करने के टाइम में मैंने एक ही रिक्वेस्ट किया कि सर मैं चाहती हूँ फिर से खेलने के लिए, और खेलने के लिए मुझे केस लड़ाई करना पड़ेगा, और ये केस इंडिया में नहीं हो रहा है, स्विट्जरलैंड में मुझे केस लड़ाई करना पड़ेगा, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन स्पोर्ट्स में। तो इसके लिए जो पैसा मुझे चाहिए आप मुझे गवर्नमेंट की तरफ से मदद कर दीजिए, बाकी मैं संभालूंगी। तो फिर मोदी साहब ने इमीडिएटली बोला कि ठीक है, जितना पैसा खर्च होगा हमारी गवर्नमेंट की तरफ से तुझे दिया जाएगा, तुम जाओ केस अपील करो। फिर 2015 अगस्त में मैंने जाके पहले केस दायर किया, अपील किया स्विट्जरलैंड में कोर्ट में। मेरा एक पूरी तरह से एक टीम बनाया मैंने। मेरा उस टाइम में मेडिकल टीम थे और स्पोर्ट्स टीम थे, मेरा डॉक्टर, लॉयर, कोचेस सब लोग थे। एक टीम बना के मैंने केस अपील किया और 2016 फरवरी में इसका बॉडी आया। तो बॉडी में पता चला कि मेरा हार्मोन लेवल जो हुआ था वो वहाँ पे तो सारा इंग्लिश में मेरा हो रहा था, बातचीत हो रहा था। मेरा वकील ने, जो जिम बॉन्टिंग करके मेरा वकील थे, कनाडा के वकील है वो, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा जो हार्मोन लेवल बढ़ा है ज़्यादा नहीं है, 0.5 बढ़ा है, और 0.5 बढ़ने से कोई एथलीट को कोई रुका नहीं सकते, और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो रेगुलेशन है ये महिला लोग को ज़्यादा अवसर दे रहा है। तो उसी टाइम में ह्यूमन राइट्स ने इंटरफाई किया कि कोई महिला को आप कैसे बोलेंगे कि आप हार्मोन लेवल बदला सकते हो, वो जो नेचुरली है। तो ह्यूमन राइट्स के एक लेटर जाने के बाद फिर जॉर्ज मैडम में ये डिस्कशन 1 साल तक चला। फरवरी एंड में मेरे को वर्डिक्ट आया कि ये केस और 1 साल चलेगा, तो आप क्या चाहते हो। मैं बोला कि जब तक ये केस चलेगा मुझे खेलने के लिए दो बस, क्योंकि मेरा पोस्ट कैरियर धीरे धीरे डाउन हो रहा है, मेरा परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, मैं खेलना चाहती हूँ, तो आप मुझे खेलने के लिए परमिशन दो। जब केस फाइनल होगा, जीतेंगे तो कंटिन्यू करेंगे खेल, नहीं तो खेल छोड़ देंगे। तो फिर ये स्पेशल रिक्वेस्ट में मेरे कोर्ट के जो जज मैम थे वो थे शायद यूरोप का, तो वो मैडम ने मेरे को स्पेशल रिक्वेस्ट में उन्होंने मुझे परमिशन दे दिया कि तुम खेल सकते हो नेशनल लेवल। और नेशनल लेवल खेलने के बाद मैं जब ओलंपिक को क्वालिफाई किया 2016 में, तो फिर इंटरनेशनल लेवल का भी परमिशन उन्होंने दे दिया। तब तक मेरा केस फाइनल नहीं हुआ था, वैसे चल रहा था, आर्गूमेंट चल रहा था, जो जो चीज़ जरूरत था डॉक्यूमेंट हो रहा था, मैंने सबमिट कर रहा था। 2017 में जब यहाँ पे हुआ था एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, खेलने के बाद 5 दिन के बाद बर्थडे आया कि आपका जो रेगुलेशन चल रहा था इसमें जॉर्ज मैडम ने वर्ल्ड एथलेटिक एसोसिएशन में मांगा था रिपोर्ट कि हार्मोन लेवल बढ़ने से बच्चों को कितना फ़ायदा मिलता है, कितना बेनिफिट मिलता है। जो इसका आंसर वो दे नहीं पाई, वो मना कर रहे कि हम इसका कोई परीक्षा अभी तक किया नहीं, जिस कारण से हम इसका रिपोर्ट नहीं सबमिट कर पाएंगे। तो इसलिए जॉर्ज मैडम ने बोला कि जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आप ऐसे कैसे एथलीट को बैन कर सकते हो, तो ये रेगुलेशन को हटाना पड़ेगा फिर। तो फिर जॉर्ज मैडम ने वो रेगुलेशन को पूरा तरह से हटा दिया। तो हटाने के बाद मुझे खेलने को मिला, कंटिन्यू मैंने खेला, और मेरे वजह काफ़ी बच्चों को भी हेल्प मिला। कैस्टर सुमेना थी जो साउथ अफ्रीका की लड़की, वो ओलंपिक मेडलिस्ट है, वो भी बच्चन था, वो भी खेलने लगी। शांति सुदन जैन पिंकी, वो भी खेलने लगे। बहुत सारे ऐसे एथलीट थे जो खेल नहीं पा रहे थे, वो मेरे तरफ से, मेरी वजह वो खेलने लगी। तो इसलिए मेरी पूरी वार्ड में पहली भारतीय महिला जो मैंने एक केस को अपील किया था और रूल रेगुलेशन के एगेंस्ट में, और रूल को मैंने हटाने में सफल हुआ था। तो इसलिए भी काफ़ी बच्चों को हेल्प मिला, वो मेरा सबसे बड़ा सफलता था। अभी आपकी जर्नी अगर मैं देखूँ ना, मुझे इससे अभी एक फील आ रहा है जैसे महाभारत में हुआ था ना, इट इज़ लाइक ए फाइट। उड़ीसा की एक छोटी सी जगह से एक लड़की जिसके पास 5 रुपया नहीं था, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर टू डू ए केस, एंड उस केस के लिए इंटरनेशनल लेवल पे जाके फाइट करने के लिए इतने हिम्मत चाहिए होती है, बिकॉज आपके पीछे कोई नहीं होता है, एंड उसके लिए आपको फाइट करके पीछे लोग लाना पड़ता है। हाउ यू सेड उस टाइम में तो काफी लोगों ने सपोर्ट नहीं किए थे, बोल रहे थे हाँ दीदी जितना खेला तूने खेला, करेक्ट इजी वे। जो गवर्नमेंट उस टाइम में जॉब नहीं कर रही थी, उस टाइम में गवर्नमेंट ने मुझे भी सपोर्ट किया। उस टाइम में बोले कि आप केस मत लड़ो, जो हो गया आपको, हम अच्छी तरह से एक क्लास 1 में आपको जॉब दे देंगे, आप जॉब करो और खेल छोड़ दो। मैंने उस टाइम बोला था मुझे जॉब नहीं चाहिए, मुझे खेल चाहिए, क्योंकि मैं जो सपना लेके आया था मुझे खेलना है, और मेरे साथ जो अन्याय हुआ है इसका मुझे प्रूव करना है। क्योंकि उस टाइम में पूरा समाज में मैंने मेल की प्रूव हो रहा था, तो मैंने खुद को वुमेन प्रूव करने के लिए मुझे बहुत बड़ा चैलेंज था उस टाइम में। तो इसलिए मैंने बोला मैं खुद को पहले प्रूव करूँगी मैं वुमेन करके। तो फिर मैंने केस लड़ने का वादा किया कि मुझे जब तक केस नहीं लड़ूँ तब तक मैं
सुकून में नहीं रह सकते। राइट तो धीरे धीरे फिर लोगों ने हाथ बढ़ाया राइट और उस मतलब टाइम आप ज़्यादा start- मोटिवेशन मुझे मतलब मेंटली ज़्यादा जो मुझे Support. सपोर्ट किया कि यूनिवर्सिटी जो फाउंडर डॉक्टर अच्युत सामंत सर, वाह मैं उस टाइम में उनकी पढ़ाई कर रही थी, लॉ में पढ़ाई करती थी, इनका स्टूडेंट भी थी, अभी भी हूँ मैं। तो उन्होंने मुझे बताया पर्सनली ढक के कि द्युति तू तो हमारा कॉलेज का इतना नाम रोशन किया है, हमारे स्टूडेंट भी है तू, तो तुझे हमारे कॉलेज की तरफ से हमको क्या मदद चाहिए तो बोलो हम मदद करेंगे। मैंने उस टाइम इतना रिक्वेस्ट किया था कि मैं जब तक पढ़ाई कर रहा हूँ आपके कॉलेज में, मैं तो खेलना चाहती हूँ, खेल के लिए जो जो मुझे मदद चाहिए मुझे आप मदद करते रहो। और उस टाइम मुझे कैंप तो छोड़ने के लिए बोला गया था, मैं कैंप में नहीं रह पा रही थी, कोई पर्सनल कोच भी नहीं थे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं दिया गया था उस टाइम में ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने के लिए। तो अच्युत सामंत सर ने मुझे स्पेशल उन्होंने मुझे प्रोवाइड किए थे, मेरे के पर्सनल कोच ला दिए थे बाहर से, और किट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज करने के लिए दिया गया था मुझे, सप्लीमेंट के लिए जो पैसा चाह रहा जो ज़रूरत था उन्होंने भी मुझे मदद किया था उस टाइम में। तो उन्होंने मेरा ट्रेनिंग करियर को पूरा सपोर्ट किया उस टाइम में। और मैंने केस लड़ने से भी बाकी जानने के लिए जो वो एयर टिकट हो, होटल स्टे करने के लिए जो पैसा ज़रूरत होता था वो भी कुछ कुछ बियर कर रही थी उस टाइम में, तो काफ़ी मदद की थी उस नहीं टाइम वो हिम्मत आपने दिखाया इसीलिए लोग आपके साथ आ पाए, लोग तो हिम्मत ही नहीं दिखा जी पाते। जी एंड मैं ये पूछना चाहूँगी, ये तो मतलब बीइंग ए एथलीट आपके लिए ये मेजर चीज़ होता है कि आप जो खेल ही नहीं पाते, आप जिस काम करना चाहते हो आप वो नहीं कर पाते जी हो। जी। कितने साल ये चला? 3 से 4 साल इफ आई एम नॉट ये रॉन्ग। 2 साल तक केस दो चला। 2 साल तक चला। आप खेल कितने साल नहीं पाए? 2 साल। नहीं, मैं 1 साल नहीं खेल पाया। अच्छा तो उसके बाद आपने खेल लिया। हाँ, तो क्योंकि वो परमिशन मिल गया ना कि मैडम ने रिक्वेस्ट जब किया कि मैं खेलना चाहती हूँ जब तक केस फाइनल नहीं है, तब मैंने शुरू किया था। जो केरला में हुआ था नेशनल गेम, इसमें पार्टिसिपेट किया था मैंने। 2 साल आप जब स्ट्रगल में थे जहाँ पे यू आर फाइटिंग फॉर योर राइट एंड वो सब चीज़ें हुआ, आपको कभी गिव अप करने को मन नहीं किया? नहीं, मैं उस टाइम में तो हमेशा सोचती कि जैसे हो मुझे ट्रैक को एक बार लौटना है मुझे, क्योंकि काफ़ी साथी खिलाड़ी बोल रहे थे ना लड़का लड़का, तो बहुत दुख हो रहा था उस टाइम में। पब्लिक राइट में भी लोग बोल रहे थे कि तू लड़का है इसलिए तुझे खेलने के लिए नहीं दे रहे। करेक्ट एक ही रास्ता था, जब मैं ट्रैक को फिरूंगी तो तब लौटूंगी, तो तब मुझे पता लोग सोचेंगे हाँ ये वुमेन है, नहीं तो जिंदगी भर मुझे लोग को मन में यही ख्याल रहेगा दूती मेल है। तो खुद को प्रूव करने के लिए मेरा खेल को वापस आना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए उस टाइम मैंने ज़्यादा फाइट एंड किया। लड़की होके मैं ये भी पूछना चाहूँगी, मेन एंड वुमेन में ऑलवेज फ्रॉम द स्टार्टिंग डेज वो स्ट्रगल्स रहा है। आपके टाइम में जब ये हुआ, आपको कभी ये लगा कि बिकॉज आई एम एन वुमेन, मेरे साथ में लड़की हूँ इसलिए ये ज़्यादा हो रहा है? हाँ, इसलिए तो ज़्यादा हुआ था क्योंकि कोर्स में अब लड़के लोग का कोई टेस्ट नहीं होता है, ना जेंडर टेस्ट होता है, ना हाइपरजम टेस्ट होता है, कुछ नहीं, सिर्फ डोप टेस्ट होता है। डोप टेस्ट मतलब बाहर से कोई मेडिसिन आप नहीं ले सकते, इसके लिए डोप टेस्ट किया जाता है। देन लड़की लोग को 3 टेस्ट देना पड़ता है, जेंडर टेस्ट दो, हाइपरजम टेस्ट दो और डोप टेस्ट दो, कभी पूरी तरह से फिजिकल कार्ड भी टेस्ट दो, बहुत सारा टेस्टिंग रहता है। तो उस टाइम में लड़की हुआ इसलिए इतना सारा फेस करने लगी मैं। लाइक मीडिया भी और बाकी चीज़ें भी, मतलब कैसा रिस्पॉन्स था? बिकॉज आप एक तो जेंडर को लेके क्वेश्चन किया, बाकी क्या सिचुएशन था? बिकॉज आप लड़की हो, आपके लिए सपोर्ट सिस्टम का भी प्रॉब्लम हुआ है, कैसे सिचुएशंस था? 4-5 महीना तो कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था उस टाइम में। जब मैंने केस अप्लाई करने लगी और आसाम बिल में पार्लियामेंट हाउस में जब मेरा क्वेश्चन उठने लगी उड़ीसा गवर्नमेंट से गया गवर्नमेंट है। की तरफ से और प्राय सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट आने लगी, तो फिर धीरे धीरे जितने सारे समाज सेवा ट्रस्ट है उन्होंने मुझे सपोर्ट करने लगे। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी महसूस हुआ अमेरिका का जो ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन है उन्होंने मुझे सपोर्ट किया उस टाइम में। और कनाडा की एक ट्रस्ट थे जो शायद ही उनका राष्ट्रपति होंगे, तो उन्होंने पब्लिक में मेरे को सपोर्ट किया, मेरा सारा मैगजीन मेरे नाम में है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कनाडा पर कंट्री मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया उस टाइम में। कनाडा कंट्री में 2 लॉयर मुझे फ्री में भेजा थे मेरा केस को लड़ाई करने के लिए। वाओ। कार्लोस करके एक नाम है और एक नाम है, भूल गया मैंने, काफ़ी दिनों हो गया ना, नाम थोड़ा ज़रा भूल रहा हूँ। करीना करके नाम है शायद, करीना। ये 2 लॉयर को उन्होंने भेजा था जो फ्री में, इनका रहना खाना भी मैंने पैसा इनको नहीं दिया, वो कनाडा कंट्री ने इनको दिया है। तो उन्होंने केस लड़ा था। कनाडा कंट्री तो उस टाइम में मुझे अप्रोच किया कि आपका भारत में रहने से कोई दिक्कत है तो हमारे कंट्री पर आ जाओ, हम तुम्हारा रहना जॉब सब फ्यूचर हम बना देंगे, हमारे कंट्री की तरफ से तुम खेलो। तो उस टाइम में भी अप्रोच आया था मेरे को, लेकिन मैं इंडिया को ज़्यादा लाइक करती हूँ, प्यार करती हूँ, और उड़ीसा को मैं पैदा हुई हूँ। मैं चाहती थी कि इंडिया का नाम रोशन करने के लिए, उड़ीसा का नाम रोशन करने के लिए, इसलिए मैंने कनाडा नहीं किया। आपको कभी ऐसा फील हुआ कि मुझे अपनी जगह से क्यों वो सपोर्ट नहीं मिल रही है जो मिलना चाहिए था? फील ही तो हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था। मन में तो हमेशा वही सोच रहा था कि खुद का लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, खुद का कंट्री, खुद का मैंने इतना खेला हुआ है, इतना खेला है, नाम रोशन किया है, फिर भी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, काफ़ी दुखी हो रहा था मैंने उस टाइम।
देखने जब नसीब मोदी खराब जी है। के पास आपको इनवाइट आया, वो बिकॉज उड़ीसा गवर्नमेंट ने अपील किया था, जी। जब आपने मोदी जी को पहली बार मिले, वो क्या कैसा था? बिकॉज हम उनको न्यूज़ में देखते हैं, उनके काम देखते हैं, आपने पर्सनली उनको मिला था। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस उनको मिल के बात करना? कितना आपको वो करेज मिला उनसे मिलने के बाद? मोदी के साथ तो मेरा 4 बार इंटरेक्शन हो चुका है। पहली बार मैं तो 2014 में, सॉरी हाँ 15 में मिली थी मैंने। तो वो तो बड़ी नया नया पीएम हुए थे मतलब गवर्नमेंट को आया था बीजेपी गवर्नमेंट ने। तो जो पहली बार मिले, वो जैसे बाप के बेटी को जैसे बुलाते हैं घर को, इसी तरह से उन्होंने मुझे बुलाया था। हाँ, ही इज वेरी स्वीट। 2 लोग भेजे थे मुझे होटल में रखने के लिए। जो वो दिल्ली में होटल में रुके थे मैंने, मुझे 2 लोग भेजे थे, मैं साथ में गया। तो मुझे याद है चेकिंग के होने के बाद इनके घर को जब हुए, मोदी साहब ने चेयर में बैठे थे, बुलाया गया, आओ आओ दूती जी आओ, हम तुम्हारा नाम काफ़ी सुना है, काफ़ी नाम रोशन किया है। तो फिर इनके साथ में बैठे, इनके जो पीएच वगैरह थे इन लोग भी बैठे, और ये बोला कि दूती आपने जितना नाम कमाया देश का, इतना कोई नहीं कर पाएगा। आप जितना इतना गरीब फैमिली से आके, पहले तो मुझे मोटिवेशन दिलाया, मुझे समझाया, फिर बाद में बोला कि आपको क्या चाहिए बोलो, हमारी तरफ से, मैं तो अकेले नहीं हूँ, मेरे पूरा टीम है, गवर्नमेंट है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या मदद चाहिए बताइए। तो फिर मैंने उस टाइम में जो जो कमी था मैंने इनको साथ परिप्रकाश किया। मैंने बोला कि मुझे केस लड़ाई करना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। राइट। तो फिर उन्होंने हाँ सॉरी याद आया मुझे, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल सर, वो भी साथ में थे। तो इनको बोल दिया कि दूती जी का कोई भी कमी नहीं होना चाहिए, इसको जो चाहिए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इसको प्रोवाइड करो। और सेक्रेटरी सर भी थे, जी थॉमसन सर ने भी थे, और सी के बालसन सर भी थे, आर्थिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की। तो सबको बता दिया कि दूती का कोई कमी नहीं होना चाहिए और इसका कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो भी चाहिए इसको सारा सपोर्ट करो इसको। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा आपको कि वो एनर्जी मिला होगा। एनर्जी मिला कि देश का प्रधानमंत्री मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं, और डर किस बात की है। हाँ। तो फिर हिम्मत के साथ मैंने केस लड़ाई किया, जो जो चीज़ ज़रूरत था सारा मैंने अक्सर सबमिट किया। मेरा जो टीम काम कर रहे थे मेरे साथ वो भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे क्योंकि तो राइट, पब्लिक भी सपोर्ट कर प्राइम रहे हैं, मिनिस्टर से मिलना इज सपोर्ट कर रहे हैं। और उस टाइम में अमेरिकन की जो राष्ट्रपति थे, करेक्ट। सॉरी नाम भूल गया मैंने, वो भी सपोर्ट किए थे मुझे, लेटर के माध्यम से मुझे मेटल लेटर है, दूती को जो ज़रूरत है हम देंगे। 5 कंट्री मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया उस टाइम में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया, और एक कंट्री था यूरोप कंट्री शायद। तो वो सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम में मुझे। तो वो लोग का जो सहयोग मुझे ये सब हो पाया बिकॉज आपने पहले बहुत हिम्मत दिखाया, जब 5 महीने तक 4-5 महीने तक आपको कुछ मिला ही नहीं। एंड नॉर्मली ऐसे होता है कि हमारे दुनिया में जब कुछ भी चीज़ें, मान लो आपकी सेक्सुअलिटी को लेके हो गया या स्पोर्ट्स कैरियर को लेके हो गया, जब आप एक पब्लिक फेस और कुछ न्यूज़ आता है, लोग कुछ नहीं समझते हैं, सोचते हैं इट इज़ ओनली पासिंग द जजमेंट एंड कमेंट कि कुछ भी बोल दो बिकॉज आया है। एंड मेरा उस टाइम में तो सोशल मीडिया में कोई भी फोटो पोस्ट होता था, लोग वही नेगेटिव कमेंट देते थे, गाली वाली कुछ हाँ भी गाली देते, तू लड़की है नहीं है, तू लड़का है, छुप छुप के लड़की के साथ खेल रहा था तो इसलिए जीत रहा था, बहुत गंदी गंदी बातें पोस्ट कर रहे, मतलब कमेंट में दे रहे थे। तो काफ़ी फेस किया मैंने। मुझे याद है 1 महीना तो मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। मेरा जितने सारी लड़की साथी फ्रेंडशिप थे वो भी मना कर दे कि हमारे साथ मत मिलो, इनका घर वालों भी मना कर दे कि हमारे बेटे के साथ मत मिलो, हमारा घर मत आओ, तुम लड़का हो। बहुत काफ़ी जेंडर को लेकर क्वेश्चन किया। 2-3 महीना तो बहुत जला मैंने अंदर में, बहुत टूट गया था अंदर में मैंने। बट आपके लिए मतलब जैसे जर्नी था ना, आपको बीट सेक्सुअलिटी को लेके, बीट खेल को लेके, आपने हर जगह फाइट किया है जी, क्योंकि आपने फाइट बचपन से ही करते आए हो बिकॉज एक गरीब पहले तो मैं गरीबी को फाइट किया बचपन में, और खेल में रूल को लेके फाइट किया, और पर्सनल लाइफ में भी मेरा रिलेशन को लेके फाइट किया। इसलिए किया कि इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। बचपन में गरीब था तो मम्मी डैडी तो गरीबी थे, बच्चा इतना है, इतनी बड़ी फैमिली चलाना दिक्कत हो रहा था। मेरा सपना था कि गरीब को हम कैसे डेवलपमेंट करके अमीर तक ले पाएंगे। करेक्ट। तो वो भी फाइट किया मैंने। और 2014 में जब मेरे साथ ऐसा गलत हुआ, उसमें मेरा कोई गलती नहीं था। हाँ, मैं बाहर से कोई मेडिसिन खा के मेरा नेचुरल हार्मोन को मैंने और थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया, तो मेरे को आप बैन करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सज़ा भोगूंगी। लेकिन मैं तो कोई ऐसा गलती भी नहीं किया था। जो नेचुरल है इसको तो हम बढ़ा नहीं पाएंगे, तो उसको लेके इतना बदनाम करा गया था उस टाइम, इसलिए मैंने फाइट किया। और रिलेशन को लेकर, रिलेशन सब करते, किसके साथ कोई ना किसी का रिलेशन रहता है। कोई कुत्ता को ज़्यादा प्यार करता है तो कुत्ता को साथ में रखते हैं, तो हम जिसको ज़्यादा प्यार करते हैं इसको साथ रहने के लिए मन करता है। तो इसको लेके इतना कंट्रोवर्सी हुआ, मेरे को बदनाम करा गया। हाँ, बिकॉज उड़ीसा क्या अभी भी
जब हम 2025 में हैं, अभी भी किसी के लिए बोलना है कि आई एम इंटरेस्टेड इन ए मैन सेइंग दैट और वुमेन सेइंग आई एम लेस्बियन, इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट। अभी भी कितना भी डेवलपमेंट होने के बाद भी, इतने लोग बोलने के बाद भी, इट्स नॉट ईजी, बिकॉज बहुत ईजिली लोग जजमेंट पास कर देते हैं, जैसे आपने बोला। मैं आपको ये पूछना चाहूँगी, व्हेन ऑल ऑफ दिस हैपेंड रिलेशनशिप का, आपको लाइफ के साथ एक्सपीरियंसेस मिला, आपके लिए प्यार क्या है? व्हाट इज लव फॉर यू? लव तो मेरे हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो मन की बात को जो सुनते हैं, हमको जो पसंद करता है, हमारे को जो डेवलपमेंट करने के लिए सपोर्ट करते हैं, वही प्यार होता है। लेकिन आजकल तो प्यार का मतलब कुछ नहीं है। हम कैसे किसके साथ रहेंगे, कितना दिन तक रिलेशन रखेंगे और बस छोड़ देते हैं। प्यार तो वो नहीं होता। तो प्यार दूसरे को पहचानना चाहिए और दूसरी बात को समझना चाहिए, तब जाके साथ में होकर लाइफ लॉन्ग रह सकते, नहीं तो नहीं रह सकते। इसलिए तो देखो आज के दुनिया में कितना डिवोर्स हो रहा है। एक लड़के लड़की शादी करने के बाद भी 1 महीना नहीं हो रहा है, 3 महीना नहीं हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है। Correct. और शादी के बाद भी लड़की और दूसरा लड़के को पसंद करने लग रही है और लड़का दूसरी लड़की को पसंद कर रहा है। तो आजकल तो और प्यार नहीं है। डिवोर्स हो या ब्रेकअप्स हो, तो अभी तो इतना वर्ड्स भी निकल गए सिचुएशन से, हुकअप्स ये वो, तो अभी तो डेफिनेशन ही कुछ बदल गया। एंड पीपल एक्चुअली, हम अगर अपने पेरेंट्स को देखें, दे ऑल्सो फॉट, बट वो साथ में रहे, वो सब चीज़ें। तो आजकल की भी अगर मैं अपनी जनरेशन को देखूँ, हम डरने लग गए हैं शादी से। लाइक मुझे अगर कोई पूछता है, मैं ऑलवेज मेरी मम्मी को बोलती हूँ, मेरे को शादी वादी करना ही नहीं है। सो अभी हमारी जनरेशन भी ऐसी हो गई है कि आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि वे आर वेरी अफ्रेड ऑफ काफ़ी इसीलिए चेंजेस हो रहा है कि देखो पहले जब वो शादी करते थे, घर वालों के पसंद में करते थे और हम दूसरे को कभी दिखते नहीं थे। तो शादी के बाद धीरे धीरे प्यार ज़्यादा बढ़ जाता था और प्यार बढ़ने के बाद हम दूसरे को छोड़ते नहीं थे। लेकिन आजकल देखो पढ़ाई के लिए बच्चा दूसरा जगह में हॉस्टल में रुक रहा है, फैमिली में कोई जॉब कर रहे तो पापा हो या मम्मी बाहर में रह रहे, सब डिफरेंट जगह में रह रहे। और हम पहला पसंद नहीं था, पहले खुद पसंद नहीं कर पाते थे, दूसरी पसंद में पसंद करते थे। लेकिन अब हम खुद पसंद करते। आज मेरे को आप पसंद आया, मैं आपको प्यार करूँगी, कल मुझे और कोई पसंद आएगा, मैं इसको प्यार करूँगी, मुझे कोई रुका नहीं पाएगा। आप जितना भी बोलो मेरा पसंद इनको है तो मैं आप रुका नहीं पाएंगे। लेकिन पहले क्या था ना, घर के पसंद में शादी किया तो आप छोड़ नहीं पाएंगे, घर वालों ने सवाल उठाएंगे, घर में निकाल देंगे, ये एक मन में डर था। जिस डर के कारण से और इसको पसंद के साथ हिसाब से शादी करते थे और दोनों फैमिली के रिलेशन ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ने के बाद जाए तो रिलेशन और बढ़ रहा था। लेकिन अभी फैमिली का रिलेशन नहीं था, आप मुझे पसंद करें, आपका फैमिली विरोध करेंगे, नहीं हम पसंद नहीं है। और आप वो दूसरी को किसी को शादी करेंगे, आपका भैया बोलेंगे तू इसको शादी करेंगे तो मेरे घर मत आओ। तो ऐसा सब कंट्रोवर्सी रहता है, जिस कारण से प्यार को कोई सपोर्ट नहीं करते और सपोर्ट नहीं करने के बजाय ये सारा सिस्टम बदलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो बाहर में सोशल मीडिया हो या प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो चीज़ दिखाई जाता है बार बार, घर के जो झगड़ा होता है, तो इसको देखने के बाद धीरे धीरे लोगों का मन बदल भी जाता है। तो आप देखेंगे उड़ीसा में एक बहुत बड़ा न्यूज़ चल रहा था, जो हमारा उड़ीसा के एक्टर, नाम नहीं लूँगा, इनका जो दूसरा शादी हुआ दूसरी लड़की के साथ, इसको लेकर कितना कंट्रोवर्सी शुरू हो रहा है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डिवोर्स करके सेकंड मैरिज कर रहे हैं। बहुत सारे फिल्म पॉलिटिशियन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिवोर्स करके भी शादी किया है, इनका कोई नेगेटिव नहीं हो रहा है। लेकिन ये एक्टर अभी जो शादी कर रहे हैं, इसको लेकर जो ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रहा है, तो लोगों का मन में वही सिचुएशन घुस जा रहा है कि शादी करने के बाद लाइफ बेकार हो रही है या किसी को आप खुद का फ्रीडम नहीं है। पहले लड़की लोग को फ्रीडम मिल रहा था, लेकिन लोग सोच नहीं पाते कि लड़की को फ्रीडम है करके। लेकिन अभी लड़की लोग हमेशा सोचते कि हमको फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, और फ्रीडम इतना मिल रहा है फिर भी लोग बोल रहे हैं कि फ्रीडम चाहिए, और जिसका कारण से आज जो रिलेशन खराब हो रहा है। मुझे और एक चीज़ ऐसे भी लगता है, जैसे आपने अभी शेयर किया, एक ऐसे भी होता था, एक तो फैमिली की मैरिज फैमिली करवाते थे, उसमें ऐसे भी होता था कुछ लोग मैरिज में भी घुटते रहते थे बिकॉज ऑफ कि वो पार्टनर को नहीं, कोई टॉक्सिक निकला, शराबी निकला, तो उससे भी वो नहीं निकल पाते थे। मुझे ऑलवेज ऐसा लगता है कि अगर आपके पास चॉइस होता है तो आप अगर चॉइस करके शादी कर रहे हो, फिर छोड़ने का रीज़न नहीं होना चाहिए। नहीं, चॉइस के साथ शादी करके साथ में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं छोड़ पाएंगे। आप दूसरी जगह रहेंगे तो आपको तो पता है सेक्स के बारे में, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप सोचो कि आपको पसंद की शादी हुआ, आपका हस्बैंड आपके पास नहीं रह के दुबई में जाके रहेगा 6 महीना 1 साल तक, आप बिल्कुल थोड़ा ना रह पाएंगे। उस टाइम आपको कोई पसंद करेगा, सोशल मीडिया में, इंस्टा में आपको कोई कमेंट करके आप वो सुंदर हो, आप ऐसा, ऑटोमेटिकली मेंटली जो फीलिंग्स है उसकी तरफ से चला जाएगा, जिस कारण से झगड़ा होता है। आपको कोई बोलेगा कि आपका हस्बैंड उधर रह के एक लड़के के साथ रह रहा है लिविंग रिलेशन में, क्योंकि लिविंग रिलेशन में तो वो इंडिया में रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो रह रहा है, आपको बोलेंगे तो आपको कैसा फील होगा? तो झगड़ा शुरू होगा। तो सच्चाई हो या गलत हो, लेकिन सुनने के बाद आपको हिटिंग रहेगा, तो आप जब झगड़ा सृष्टि करेंगे, धीरे धीरे दोनों के बीच में झगड़ा होने के बजाय
आप बोलेगे आप तू मेरे साथ मत रुको, मैं भी तेरे साथ नहीं रहने वाला हूँ। डिस्ट्रैक्शन तो होता है। डिस्ट्रैक्शन होता है, फिर डिवोर्स हो जाता है। तो वही करेक्ट, दिक्कत है। डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस से आपको डिस्ट्रैक्शंस होता है, हाँ। तो उसकी वजह से जी। वो एक बहुत ही बड़ी रीजन है कि डिस्टेंस की वजह जी। से रिलेशनशिप पहले है। क्या ना, घर में देखो, आप कोई भी शादी करने के बाद डिस्टेंस नहीं होते थे। हस्बैंड कहीं पे जाते तो काम करने के लिए रात को आके घर में रहते थे। लेकिन अभी देखो, काम के लिए कोई विदेश जा रहे, कोई देश के दूसरा राज्य को जा रहा है और कहीं भी सिटी में रुक रहा है, फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पा रहे। Correct. मम्मी डैडी बच्चा पैदा करने के बाद भी अकेले हो रहा है। Correct. तो डिस्टेंस बहुत चेंजेस हो रहा है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। मैं ये भी पूछना चाहूंगी, दूती चांद की लाइफ कैसे दिखती है अदर देन प्लेइंग? आपको और क्या चीजें अच्छा करने में अच्छा लगता मेरा है? लाइफ में तो 3 चीज़ देखा है मैंने। एक है स्ट्रगल, एक है खुद को प्रूव करना है, और सफलता। क्योंकि मैंने गरीब को भी स्ट्रगल किया था और खुद को भी प्रूव किया था 2014 में। और एक है जो सफलता जो हासिल किया है मैंने। तो मेरी ज़िंदगी में जो जो सोचा था वो सारा ऑलमोस्ट पूरा कर चुकी हूँ मैंने। फैमिली का सिचुएशन बदलने के लिए कोशिश किया था, बदला भी दिया। सरकारी नौकरी भी मुझे मिला है, कैश अवार्ड भी मिला है, और इतना सारा मेडल भी हासिल किया है मैंने। मेरी लाइफ में 1500 मेडल हासिल किया मेरे पोस्ट करियर में। काफ़ी बड़ा बड़ा रिस्पेक्टेड अवार्ड भी मुझे मिल चुका है, जैसे अर्जुन पुरस्कार, उड़ीसा सिटीजन अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, छत्तीसगढ़ बी अवार्ड, भोग इंडियन मैगजीन अवार्ड, और BBC न्यूज अवार्ड। काफ़ी इंटरनेशनल अवार्ड भी मुझे मिल चुका है। तो काउंट करेंगे तो 2000 अवार्ड मुझे मिल चुका है। और ऐसा कोई सपना कमी नहीं कि मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ है करके। अभी भी खेल रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ स्पोर्ट्स में, अच्छा प्रदर्शन भी कर रहा हूँ मैं। हर साल में मेरा टाइमिंग को भी बढ़ा रही हूँ मैं। और जो भी किया था, मन में सोचा था कि जब स्पोर्ट्स कैरियर ख़त्म करूँगी, जब वो मैंने रिटायरमेंट लूँगी, एक एकेडमी बनाऊँगी, बच्चा को हेल्प करूँगी। वो भी मैंने शुरू कर दिया। दूती चंद स्पोर्ट्स फाउंडेशन मैंने अभी से शुरू कर दिया, क्योंकि और 2-3 साल खेलना है, इसके बाद रिटायरमेंट लेना है मुझे। तो अभी शुरू कर दिया। इसमें भी 40-50 बच्चा भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनका भी रहना खाना ट्रेनिंग सारी मैं संभाल रही हूँ। और एक सपना है, जब मेरा स्पोर्ट्स कैरियर पूरी तरह से ख़त्म करूँगी, मेरा जब एज हो जाएगा, धीरे धीरे जब वो 40 एबव होगा, फिर मैंने पॉलिटिक्स को आके मैंने समाज के लिए काम करूँगा। क्योंकि जो बच्चा घर छोड़ के देश के लिए इतना काम किया, नाम रोशन किया है, तो फ्यूचर तो समाज के लिए ही काम करना है मुझे। तो वही सपना रखा है। आपने अभी आपके स्पोर्ट्स फाउंडेशन के बारे में बात किया, मैं उसके बारे में भी पूछना चाहूंगी, क्या ये सिर्फ रनिंग के लिए है या स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स के बच्चों नहीं, के लिए? सिर्फ रनिंग के लिए सिर्फ रनिंग के हमारा लिए। रनिंग में एथलेटिक्स में 15 इवेंट होता है, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 400, 800, लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, और ट्रिपल चेस, और हेप्टाथलन, और बहुत सारे ऐसे इवेंट होता है। 15 इवेंट होता है। तो इसी में बेसिकली एथलेटिक को मैंने इसलिए बनाया, बचपन में जो गरीब का मैंने सामना किया था, जो मेरे पास टैलेंट था लेकिन मैं खेलना चाहती थी, वो सपोर्टिंग नहीं मिल रहा था। बहुत सारा बच्चा अभी भी है। आप सुंदरगढ़ एरिया, राउरकेला एरिया, बरगढ़ एरिया, ये एरिया जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे ट्राइबल बच्चे हैं जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। वो चाहते खेलने के लिए, इनका परिवार वालों में भी चाहते हैं, लेकिन वो सपोर्ट नहीं मिलता है। इन लोगों को कैसे सपोर्ट मिलेगा, कैसे स्पोर्ट्स में वो लोग डेवलप नहीं करेंगे, 2 वक्त तो कैसे खाना कैसे मिलेगा इन लोग को। तो इसी सोच को लेकर मैंने ये एकेडमी बनाया। जो मिडिल क्लास फैमिली रहते हैं या गरीब फैमिली रहते हैं, जो चाहेंगे स्पोर्ट्स को खेलने के लिए, इसी बच्चों को मैं ढूंढ के ला के हॉस्टल में रख के इनको ट्रेनिंग कराते हैं। और बहुत सारा ऐसा प्लेयर है, आपने न्यूज़ में देखे होंगे, प्रतीक महाराणा करके एक बच्चा है जो कि डिलीवरी बॉय में हिसाब से काम कर रहा था। तो इसी को हमने मुफ्त में हॉस्टल में रख के बचपन से, मतलब जब 10 क्लास पास किया उन्होंने, तब हमें रख के इसको रहना खाने के साथ हमने ट्रेनिंग दिलाया। वो एशिया का गोल्ड मेडलिस्ट बना, वो इंटरनेशनल में मेडल भी हासिल किया। जो भी खेलो इंडिया हुआ था अभी बेंगलोर में, वहाँ पे भी गोल्ड मेडल हासिल किया और न्यू नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है। तो इसके देख के काफ़ी बच्चे भी आ रहे हैं हॉस्टल को। एक तो फ्यूचर बनाना, एक बच्चों का गरीबी का, तो ऐसा प्लानिंग है अभी सभी। अगर कोई आपको रीच आउट करना चाहे, क्या सिस्टम है आपके फाउंडेशन में आने के लिए? अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है और हमें देख रहे हैं और उनको अपॉर्चुनिटी की मैं तो आप कभी भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर भी मतलब लिंक में दिया मैंने, मेरा इंस्टा में भी मेरा पर्सनल नंबर है। आप कोई भी चाहेंगे मुझे कॉल करके मेरा अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे हॉस्टल में ज्वाइन कर सकते हो। ये नहीं कि सिर्फ गरीबी लोग के लिए बनाया मैंने, कोई भी अमीर लोग का बच्चा भी चाहेंगे भी खेलने के लिए, हम मुफ्त में इनको भी पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो हम करा नहीं पाएंगे, खेल का जो एक्सरसाइज है हम फ्री में करा देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अगर हम पैशनेट हो खेल को लेके, आप खेल के जिसके अंदर में एक जुनून है कि मुझे खेलना है, देश के लिए कुछ करना है, बस इसी बच्चों को हम ट्रेनिंग करा पाएंगे। आप अगर जूनियर द्युति चांद को देखेंगे, लाइक जिसने बहुत स्ट्रगल किया है, क्या ऐसे 2-3 चीज़ें जो आप सोचते हैं कि काश ये चीज़ें ना होता और काश ये चीज़ें मैं कर पाती तब तो आज ये सिचुएशन कभी नहीं होता? गरीब का सिचुएशन देखेंगे तो उस टाइम कुछ नहीं मिल रहा था,
तो अभी हमेशा वही सोचते हैं कि मेरे टाइम में ये जो फैसिलिटी अभी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, काश गवर्नमेंट तब होता। खास इस टाइम में मुझे मिला होता था, आज मैंने ओलंपिक का मेडल ले चुका होगा। क्योंकि सबका मन में वही सपना होता है कि ओलंपिक मेडल लेना है। Correct. अपने देश के जो फरार्स लड़की जो है पीटी उषा मैम, यस वो भी इसका सपना अधूरा हो गया, वो मेडल नहीं पाई, 4th हो गया। मिल्खा सिंह का भी सपना अधूरा हो गया। तो मैं उस टाइम में ये सपोर्ट सारा मिलता होता था आगे मैं ओलंपिक मेडलिस्ट बनती। क्योंकि मैंने ओलंपिक फाइनल तो गया मैंने, करेक्ट। क्योंकि मेडल नहीं ले पाया, लेकिन ओलंपिक 2 ओलंपिक खेलना इतना अगर आसान थोड़ा नहीं है। जल्दी वो चीजें ओपन हो हाँ। जाता और मे भी ये हाँ, चीजें ये जो फैसिलिटी मिलने लगा 2018 के बाद, 2018 के बाद जब सरकार ने सपना देखा कि बच्चों को आगे बढ़ाना है, तब धीरे धीरे सपना आया। उड़ीसा के स्पोर्ट्स में भी बहुत लेट में ये बदलाव आया, अभी बहुत डेवलपमेंट हो गया है, बट उड़ीसा का देखेंगे तो सिर्फ हॉकी को डेवलपमेंट करा गया है। हाँ। हॉकी के अलावा कोई इवेंट को इतना डेवलपमेंट नहीं किया गया है। अभी धीरे धीरे हो रहा है, वो लिफ्टिंग में, स्विमिंग में, और जो दूसरा इवेंट होता है बैडमिंटन, ये थोड़ा इंडोर को भी थोड़ा सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट। अभी स्लोली ग्रोथ हो रहा है। एथलेटिक को भी इतना नहीं हो रहा है, मतलब इतना होना चाहिए। अदर एक बिगर प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, फैमिली को भी चलाना है, खुद की खर्च होता है, तो वो एक बहुत बिगर क्वेश्चन मार्क होता है कि उड़ीसा में तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स छोड़ दिया बिकॉज उनके पास अपॉर्चुनिटी की कमी थी। क्योंकि मुझे आपने नहीं छोड़ा, दैट्स वाई द रीजन कि आप यहाँ पे हो, बट बहुत सारे बच्चों के साथ ये उस टाइम इसलिए नहीं छोड़ा कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा था। हाँ, अच्छा नहीं होता तो मैं शायद छोड़ने वाली थी, लेकिन मेरा परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो रहा था। तो अभी भी बच्चा कंटिन्यू करना चाहते हैं स्पोर्ट्स में, लेकिन कुछ प्राइवेट सेक्टर आके स्पोर्ट्स को खरीद कर लिया खुद का नाम रोशन करने के लिए, और जिस कारण से इन लोग का बच्चे का फ्यूचर नहीं देखते। हम एक बच्चे को 1 साल परफॉर्मेंस करा देंगे, नाम रोशन करा देंगे, फिर इसको हटा देंगे, दूसरी को भुजाएंगे। इनका यही ख्याल में चल रहा है। तो इसको लेकर लॉन्ग टर्म में कैसे होगा? लॉन्ग टर्म जब गवर्नमेंट इसको हैंडल करेगा तब लॉन्ग टर्म होगा। देखो आप, जो फैमिली में जो बच्चा पैदा होता है, इसका खुद का पेरेंट्स को इसका फ्यूचर बना पाएंगे, और किसी को पैसे दे दें कि तू मेरा बच्चे को संभाल, वो थोड़ी ना इनकी तरह से संभालेगा। तो इससे अब स्पोर्ट्स का हालत ऐसा हो गया। आप कोई भी इवेंट देखो, प्राइवेट सेक्शन हो गया, सारी कंपनी वालों ने इसको ले लिया। जैसे उड़ीसा की बात करेंगे, फुटबॉल को आदित्य बिरला ने ले लिया, हॉकी को टाटा नोबल ने ले लिया, बैडमिंटन को गोपीचंद एकेडमी ने ले लिया, और शूटिंग को अभिनव बिंद्रा ने ले लिया, और एथलेटिक को रिलायंस फाउंडेशन ने ले लिया। तो सारा कंपनी के अंडर में है स्पोर्ट्स। तो वो लोग चाहते हैं कि कितना जल्दी हम परफॉर्मेंस निकलेंगे और हम सोसाइटी में नाम देंगे कि हमने ये सब करके दिखा दिया, वो करके दिखा दिया, फाइनेंशियल दिखा दिया। तो जो बच्चा 1 साल अच्छा परफॉर्मेंस करके नेक्स्ट ईयर को नहीं दे पाएगा, इसलिए नहीं दे पाएगा, इसका इंजरी क्या हो जाएगा। जिसका आप देखें लेंबू को आप जितना सारा दबाएंगे, जितना रस है इतना लेंगे, इससे ज़्यादा निकलेंगे तो रस तो आएगा लेकिन नहीं कड़वा आएगा। तो इसी तरह के बच्चों का आप जितना लेवल तक लेना चाहेगा इतना ले सकते हो। इससे आप ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे, इसका ज़्यादा मसल को तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो इंजरी तो होगा। तो इंजरी होने के बाद इसका परफॉर्मेंस डाउन होगा, और आप बोलेंगे इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, इसको निकाल दो। तो फिर ये बदलाव कैसे आएगा? ये बदलाव मैंने वही बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट का अंडर में को आएगा, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, फिर सब चलेगा। क्योंकि अभी प्राइवेट सेक्टर वालों ने क्या करते हैं ना, उड़ीसा जितने सारे प्लेयर लोग रहते इनको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वो लोग को निकाल के बाहर राज्य से एथलीट को बुलाते हैं, प्लेयर लोग को बुलाते। आप देखे होंगे हॉकी हो या फुटबॉल हो, काफ़ी ऐसा टीम इवेंट है जिसमें उड़ीसा का एथलीट बहुत कम खेलते हैं। अब अभी देखे होंगे पेरिस ओलंपिक में जो हॉकी टीम में कितना उड़ीसा का बच्चा थे, सिर्फ एक ही था, अमित रोहिदास ने, और केशवर जरन जो जावलिन में एक ही बच्चा था। मतलब इतनी बड़ी स्टेट है, 4.5 करोड़ के लोग हैं, लेकिन प्लेयर गया सिर्फ 2। तो अभी प्लेयर का संख्या भी कम नहीं हो रहा है। हॉकी, अपने जैसे बोला बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं, जैसे कि क्रिकेट की बात अगर मैं बोलूँ, इस ज़्यादा मनी ओरिएंटेड। मेरी भाई का ट्रेनिंग चल रहा है बट उसको क्लब से खेलने के लिए नहीं मिल रहा है। वो सब चीज़ें हो रहा है कि आपके पास अगर कॉन्टैक्ट से तो करो, नहीं तो पैसा फेंकना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो पॉलिटिक्स भी ज़्यादा आ गया ना स्पोर्ट्स, बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा रेफरेंस भी काम चल रहे हैं। करेक्ट। सोचो कि मैं खेल रहा हूँ, मैं बोलूँगी मेरा भैया का बेटा है, इसको घुसा लो। करेक्ट। ये सब टीम में होता है, लेकिन एथलेटिक में नहीं होता है। इसलिए नहीं होता कि एथलेटिक में जब खेल होता है, हम जो टाइमिंग देंगे वही टाइमिंग के हिसाब से आपको सिलेक्शन मिलेगा क्वालिफाई ग्राउंड में। आप टाइम नहीं दे पाएंगे तो आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पब्लिक के फेस में कैमरा के सामने आपको रनिंग करना पड़ेगा। लेकिन टीम इवेंट में क्या होता है ना, वो चयन कमेटी रहता है, मतलब आश्वासन है कि चयन कमेटी रखते हैं, इसमें बहुत सारा मेंबर रहते हैं। वो सेक्रेटरी जो बोलेगा इसी बच्चे को टीम में डालना है तो डाल सकते हो, वो मना करेगा तो आप नहीं डाल पाओगे, आप चाहे जितने भी। ये तो फिर चैलेंजिंग हो जाता है ना बच्चों के लिए। तो ऐसे लिए तो आप देखो धीरे धीरे स्पोर्ट्स का जो खिलाड़ी का संख्या कम ही हो रहा है, और परफॉर्मेंस जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। अभी हॉकी 2022 ओलंपिक में सिल्वर मेडल ले रहा था, इस बार क्यों ब्रोंज मेडल लिया?
अब नेक्स्ट ओलंपिक में मेडल आएगा कि नहीं वो कंफ्यूज में है। इंडियन टीम में क्या उड़ीसा के प्लेयर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि उड़ीसा प्लेयर को इसमें घुसने के लिए मौका नहीं मिल रहा है, करेक्ट, लाइक कोई opportunity नहीं क्रिकेट दे देख रहा है। लो, कहीं भी देख लो, उड़ीसा के प्लेयर क्यों नहीं जा रहे जबकि इतने टैलेंटेड लोग हैं और वो टैलेंट रहता है, जाके लेकिन दूसरी जगह से मौका खेल। नहीं देते ना, नहीं मिलता है ना, सुযোग नहीं मिलता है तो कैसे जाएंगे। आपने देखो अभी एथलेटिक की संख्या कितना कम है। एथलेटिक में अभी जो Right. खेल रहे 2-3 बच्चा, अमिनेश कुजरू और बहुत सारे ऐसे प्लेयर है, मैं नाम सबका नहीं ले पाऊंगी, वो लोग को बाहर स्टेट से आके उड़ीसा की तरफ से खेल रहे हैं और उड़ीसा एथलेटिक को मौका एंट्री नहीं मिल रहा है। राइट, दैट्स व्हाट इज मैं ये हैपनिंग। बार जब बार सवाल किया सोशल मीडिया में, वो लोग मेरे पीछे लगे कि तू अच्छा नहीं है, तू क्यों अपोज कर रहे, तू अफसोस क्यों कर रहे। क्योंकि आप वो समझ पाते हो क्योंकि आपने वो जर्नी देखा हाँ हुआ मैंने है। देखा है, मैं सारा इनका विजुअल सारा गवर्नमेंट को एक बार लेटर भी लिखा था, जो पहला गवर्नमेंट था इनको लेटर भी लिखा था कि बाहर बच्चों को क्यों ला के खिला रहे, हमारा उड़ीसा बच्चों को क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे। और ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तो वो सीखेंगे भी नहीं। तो अब ग्राउंड को भी बंद कर दिया था, बाहर बच्चों को अलाउ नहीं है। आप कॉलेज स्टेडियम में बाहर बच्चे जाएंगे कि मैं खेलना चाहते हो, आपको एंट्री नहीं मिलेगा। आपका कोई रेफरेंस है या आपको कोई प्रदर्शन में अच्छा प्रदर्शन आप किया, जा पा रहे? पता मुझे तो नहीं लग रहा है। अच्छा, कुछ बच्चा जा रहे मतलब रेफरेंस के माध्यम से। एग्जैक्टली वही मेनली रेफरेंस, नहीं तो हाँ, पैसा। बिना रेफरेंस में आप नहीं जा सकते कहीं की अनुष्ठान को। लेकिन ये गवर्नमेंट इसको ऐसा खेलना चाहिए, खेल दुनिया को पूरा ओपन करना चाहिए, जो खेलना चाहते हो आगे खेलो। क्योंकि इतने सारे स्पोर्ट्स है, नॉट ओनली कबड्डी, हॉकी और क्रिकेट और रनिंग, देयर आर मेनी स्पोर्ट्स। अगर अपॉर्चुनिटी एंड स्पेशली ट्रेनिंग्स मुझे लगता है अगर मिलने लग गया तो बच्चे खेलना स्टार्ट कर देंगे। हाँ ट्रेनिंग मिल जाएगा तो खेले। अभी तो इसको आंखों में रख के हमारा जो पहला सीएम थे नवनीत पटनायक सर, तो एक योजना शुरू किए थे, गली गली में स्पोर्ट्स पर्सन खेलेंगे और इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे रूरल एरिया में ट्रैक बनेगा, मिनी स्टेडियम, और सिटी एरिया में बड़ा स्टेडियम बनेगा। अभी सारी जगह में इंडोर स्टेडियम, मिनी स्टेडियम बन रहा है। ऑलमोस्ट 5 जगह में कंप्लीट हो चुका है, बारीपदा में, जाजपुर में, राउरकेला में और कोरापुट में, बहुत सारे ऐसा जगह में स्पोर्ट्स हॉस्टल बन चुका है, मतलब स्टेडियम बन चुका है। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हर ब्लॉक लेवल में होना चाहिए, पंचायत में होगा, तब जाके धीरे धीरे स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट होगा, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा खेलने लगेंगे। ऑल्सो बिकॉज हम पॉडकास्ट के एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, 2-3 क्वेश्चंस और मेरे हैं। मेजरली एक चीज़ ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे कि मैंने बहुत, आप देख लो सीरीज़ में, मूवीज़ में, रियल दुनिया में, मीडिया में, जब आप सेम सेक्स की तरफ बात करते हो तो लोग बोलते हैं ये एक बीमारी है, तुम्हारी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। क्या आपको भी ये सब चीज़ें बोला गया था? हाँ सब बोले थे, 2-3 बार मैं बोला ना, 2-3 बार जो संघर्ष किया तो इस चीज़ को तो आप लेके क्या बोलना चाहोगे उन लोगों को जिनको ये चीज़ें समझ में ही नहीं आती या समझना ही नहीं चाहते? जो समझ नहीं पाते, हम समझाने से भी वो नहीं समझेगा। और जब उसकी इसका- वजह से जो लोग इसका स्ट्रगल जो करते हैं उनको क्या बोलना चाहिए? स्ट्रगल तो जो करते तो इसको बहुत अक्सर पड़ता है। मैंने उस टाइम ही बताया था, जो रियलिटी है आप इसको छुपा नहीं पाएंगे, जो नेचुरल है आपको इसको बंद कर पाएंगे क्या? आप Correct. भगवान ने पैदा जब से किया तब से आप सांस ले रहे हो, आप सांस बंद करके अब जी पाओगे क्या? नहीं जी पाओगे ना। तो लाइफ ऐसा है, जो नेचुरल है, जो बॉडी हमको जो इंस्ट्रक्शन देता है हम उसे ही करेंगे। आप किसी को बोलने से कुछ नहीं होता। आपको कोई बोलेगा आप वर्कआउट मत करो, आप क्या मना कर देंगे? अगर इनके बात सुन के आप मना कर देंगे नहीं करूँगी, क्योंकि आपका ये पसंद है, आपका ये हॉबी है, तो आपको सुकून मिलता है तो आप करते हो। तो उसी तरह हमारा जो रिलेशन रहता है, किसका मन का, सबका तो मन सेम नहीं रहता है। कोई किसी को लड़का अट्रैक्टिव होता है, कोई लड़की अट्रैक्टिव होता है, या कोई लड़का लड़की अट्रैक्टिव होते हैं, तो हम इसको बोलेंगे तो इसको छोड़ के इसको पसंद और करो, इसमें नहीं हो कंट्रोल भी पाएगा। नहीं होता है। कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जो नेचुरल है वो नेचुरल ही है। तो इस चीज़ को लोगों को समझाना होना चाहिए। और ये भारत में पहली बार नहीं हो रहा है, काफ़ी साल से। आप कर्नाटक नेपाल जाएंगे तो पूरा दीवार में लिखा गया है पूरा सेक्स के बारे में, रिलेशन के बारे में, Correct. आप पूरे समझ पाओगे इसको देखने। इतिहास को देखेंगे तो किसी साल से भी ये रिलेशन भी है। और अमेरिका जैसे बड़ा बड़ा कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये कंट्री में मान्यता है, परमिशन है। आप किसी को चाहोगे तो इसको साथ रिलेशन रख के शादी कर सकते हो या रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहूँगी, जितने छोटे शहर के लोग हैं जो ये स्ट्रगल कर रहे हैं, बी इट इन द फील्ड ऑफ अपनी पहचान बनाने की, वो जेंडर की बात हो या स्पोर्ट्स की बात हो, कैरियर की बात हो, आप उन सारे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? आपके एक्सपीरियंस से ऐसे क्या क्या लेसन है जो आप उनके साथ शेयर करना चाहते हो? देखो, आपका मन में वही ख्याल रखना चाहिए कि मुझे फ्यूचर में ऐसा बनना है। चाहे स्पोर्ट्स पर्सन बनो, चाहे कलाकार बनो, चाहे संगीत सिंगर बनो, जो भी आपका मन में जो पसंद है कि मुझे फ्यूचर में ही बनना है, अब उसी रास्ते में चलो। रुकाने के लिए तो काफ़ी लोग आएंगे, लेकिन सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आते। तो उसी तरह से आप Starting में तो मन कोई में नहीं। सोचो कि मेरा जो रास्ता है, जर्नी है, मेरा अकेला जर्नी है।
इसमें बहुत सारा बाधा विघ्न आएंगे, मैं इसको सामना करना पड़ेगा और मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। आप ऐसे हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे और कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मेहनत करेंगे, दुनिया वालों का कथा को बात को हम दिल से नहीं लेना चाहिए। जो सच्चाई है इसके रास्ते में चलना है, तो फिर सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। अगर द्युति चांद की लाइफ एक मूवी होती तो क्या होती? मेरे ऊपर तो मूवी कब से शुरू हो चुका है। मेरा बारे में एक मतलब डॉक्यूमेंट्री हुआ था जो इंटरनेशनल लेवल में अवार्ड भी ले चुका है। और मेरे ऊपर एक बायोपिक बनाने के लिए ओम प्रकाश मेहर ने मुझे अप्रोच किए थे, वो मेरे ऊपर मूवी बनाने के लिए। लेकिन जिस टाइम उन्होंने अप्रोच किया था उस टाइम मैं खेल में थी, तो उनको जितना टाइम चाहिए मतलब राइट्स लेने के लिए, लिखने के लिए या टाइम देने के लिए, वो मेरे पास टाइम नहीं था। तो इसलिए मैंने मना कर दिया कि मैं अभी मूवी मेरे ऊपर बनाएंगे तो मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी। अब बनना चाहे तो मैं जब खेल में रिटायरमेंट लूँगी तब मेरे ऊपर मूवी बनाए तो मैं पूरी तरह से आपको टाइम दे पाऊंगी। लेकिन इनका एक सिस्टम है ना, आपको स्टोरी बताना पड़ेगा, वो लिखेंगे आप कहाँ आप ट्रेनिंग करते थे, क्या करते थे, पूरा डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। तो उसी तरह से इनको 1 साल लगेगा आपको स्टडी करने के लिए। तो इनको टाइम देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा सुबह शाम ट्रेनिंग चलता है। कभी मैं हैदराबाद में रहती हूँ, कभी पटियाला में रहती हूँ, कभी आउट ऑफ कंट्री में रहती हूँ। तो इसलिए इनको मना करके रखा है कि आप बनाएंगे मूवी मेरे ऊपर, लेकिन मैं जब स्पोर्ट्स में रिजल्ट लूँगी। तो इसलिए अभी भी मेरे टाइप में है ओम प्रकाश मेहर सर ने, शाहरुख खान प्रोडक्शन हाउस से भी मेरे पास ऑफर आया है, अनिल कपूर प्रोडक्शन हाउस से भी ऑफर आया है, और उड़ीसा के एक कादम्बरी मीडिया जो है दीप्ति सामंत की, उनका भी ऑफर मेरे पास है। काफ़ी लोगों का ऑफर मेरे पास है। मैंने किसी को भी परमिशन नहीं दिया, मैंने सबको ही बोला जब मैं खेल में रिटायरमेंट लूँगी तब मैं टाइम दूँगी, मैं जो पसंद करूँगी वो मेरे ऊपर मूवी बना पाएगा। बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए आपकी स्टोरी जानना, बिकॉज आपकी स्टोरी ही इतनी पावरफुल है। पॉडकास्ट के थ्रू भी हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मोर देन एनीथिंग, जैसे MS धोनी के ऊपर मूवी बना, जैसे गुंजन सक्सेना के ऊपर मूवी बना, ये सब स्टोरीज तो हम नहीं देखो, स्टोरी दूसरा टाइप का होता है, किसका रियल लाइफ को लेके मूवी बनाते हैं और किसका रियल लाइफ है और प्लस काल्पनिक को मिला के मूवी बनाते हैं। आप मिल्खा सिंह का नाम देखो, अमेरिकन का कुछ कुछ काल्पनिक को ऐड किया गया है, और अपने कमर्शियल भी देखते हैं, कमर्शियल को देखते हैं। और जिस टाइम में अमेरिकन का मूवी बना था, अमेरिकन वो रेस्ट में था, वो खेल नहीं रहा था, इसलिए वो टाइम दे पाई। MS धोनी के ऊपर जब मूवी बना उस टाइम में भी वो खेल छोड़ दिया था, आप देखे होंगे न्यूज में। तो जिसके ऊपर मूवी बना हुआ है वो खेल छोड़ने के बाद या रिटायरमेंट मतलब कुछ दिन बंद करने के बाद कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो इसलिए टाइम नहीं दे पा रहा। और जब जिससे कभी जो सफलता हुआ है आज तक, सफलता के जो लिए है अभी तक, इनके बारे में देखेंगे तो इनका लाइफ में स्ट्रगल ही रहता है। बिना स्ट्रगल में सफलता लिया नहीं। ऐसे बिना स्ट्रगल में होता था आज जो कोई भी इंसान रिलायंस का जो बेटा वो भी आज स्पोर्ट्स पर्सन बन पाता है या बहुत बड़ा बिजनेस बन पाता है। तो ऐसे होता है। अगर आपकी जर्नी, आपके सफ़र को आपको एक लाइन में बताना होगा तो क्या होगा? मेरी सफलता एक लाइफ है, स्ट्रगल। बिना स्ट्रगल में सफलता लिया नहीं अभी तक। हाँ, मतलब आप कभी कितने मैं ट्रैक भी में स्ट्रगल किया तो कभी लाइफ में स्ट्रगल किया, जिंदगी में। तो स्ट्रगल बिना मेरा सफलता नहीं है। बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, एक क्वेश्चन जो मैं अपने सारे स्पीकर को पूछती हूँ, अगर आपको एक लास्ट मैसेज इस पॉडकास्ट की पूरे दुनिया को देना होगा, क्या होगा वो लास्ट मैसेज? अभी तक तो मेरा लास्ट हुआ ही नहीं कि नहीं, पॉडकास्ट की लास्ट मैसेज। लास्ट मैसेज जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं सबको यही कहूँगी, आपका पेरेंट्स में हो या बच्चों हो या कोई भी जो कुछ करना चाहते हैं, आप इनको सिर्फ सपोर्ट करो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे मोरली हो, चाहे फिजिकली हो। जो इनको मदद चाहिए आप इतना मदद कर दो, वो एक दिन ना एक दिन देश के लिए नाम रोशन करेगा और खुद का परिचय बनाएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन द्युति मैम फॉर बीइंग ऑन द जेरिश शो। एक बहुत बड़ी ऑनर है मेरे लिए आपको यहाँ पे बिठा के आपसे बात करना। थैंक यू।